एक बेहतरीन दिसंबर सीरीज के बाद क्या जनवरी में थोड़े से आपको कॉशियसनेस और प्रॉफिट बुकिंग की सोचनी चाहिए? बाजार तो फिलहाल इसी तरह से दिख रहे हैं। कल यूएस मार्केट से जो संकेत आए, एशियन मार्केट जो संकेत दे रहे हैं, क्या उससे हम थोड़ा सा दबाव में रह सकते हैं? हालांकि इंडेक्स के लिहाज से हम बहुत नीचे तो नहीं गए हैं, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग क्या देखने को मिल सकती है? कॉशियस होना चाहिए अपने प्रॉफिट को लेकर, इस पर बात होगी। मॉर्निंग अजय, बहुत बहुत स्वागत हमारे सभी व्यूवर्स का। बाजार पर इस वक्त जो एक व्यू बन रहा है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट से कल एफओएमसी के भी संकेत आए, उसकी भी बात करेंगे, ग्लोबल मार्केट्स की, इंडियन मार्केट्स की। लेकिन पहले क्विकली एक बार चार बड़े ट्रिगर्स को समझ लेते हैं, फिर एक एक कर इन्हें डिस्कस करेंगे। पहले तो क्योंकि यूएस मार्केट्स कल दबाव के साथ दिखाई, एलएफएमसी के मिनट्स आए, मिनट्स के बाद बाजार ने जो रिएक्शन दिया उससे क्या कुछ ड्रॉ करना चाहिए, इस पर बात होगी। आप एशियन मार्केट्स को भी देखिए तो वहां से भी अभी दबाव दिख रहा है, लेकिन गिफ्ट निफ्टी ठीक है जो अलग संकेत दे रहा है, लेकिन डिटेल में डिस्कस करेंगे। इंडेक्स पे स्ट्रैटेजी भी हमारे एक्सपर्ट्स बताएंगे। बिजनेस अपडेट्स जहां अच्छे आ रहे हैं, बजाज फाइनेंस पर तो क्या बड़ा टारगेट दिया 10,000 का अपना ब्रोकिंग फर्म्स ने, और जो बिजनेस अपडेट्स पर एक दबाव सा दिख रहा था, क्या अब रीबाउंड फेज में बजाज फाइनेंस आ गया, इस पर बात होगी। आईएक्स का अच्छा बिजनेस अपडेट्स, वहां तो ऑलरेडी ट्रेड पॉसिबिलिटीज बनी है, और साथ ही टाटा मोटर्स पर बड़ा टारगेट 925 का अब टारगेट, और साथ ही बोर्ड बैठक होगी। चंबल फर्टिलाइजर बायबैक पर विचार करेगा 8 जनवरी को। कल बजाज ऑटो का बायबैक भी आया था 8 जनवरी को, वहां भी बोर्ड की बैठक होनी है। तो तमाम सारे जो नए ट्रेड्स मार्केट आवर्स के बाद आए, उन पर भी विस्तार से बात होगी। लेकिन पहले यूएस मार्केट्स को समझते हैं कि कल वहां हुआ क्या, क्योंकि एफओएमसी, मॉर्निंग अजय, एफओएमसी की जो मिनट्स निकल कर आए हैं उसमें क्लैरिटी नहीं आई। इनफैक्ट दोनों तरह की बातें निकल कर आ रही हैं कि रेट कट होंगे, कितनी अग्रेसिव होंगे, और साथ ही में अपने इन्फ्लेशन के टारगेट्स को लेकर भी डेटा डिपेंडेंट क्लियरली उन्होंने कहा कि अप्रोच होगी कहीं ना कहीं फेड की। तो बाजार नर्वस हुए हैं। देखिए, ऐसा है कि बाजार जो है कारण देख रहे थे यूएस मार्केट में करेक्ट होने का। एक बहुत ही शानदार साल रहा है यूएस मार्केट्स के लिए, एक शानदार महीना रहा है। तो ये जनवरी सीजनैलिटी प्ले आउट हो रही है। बहुत ज्यादा आप यूएस मार्केट के एफओएमसी मिनट्स में बहुत ज्यादा ना लें। जी हाँ, आप कहेंगे कि कल 10 ईयर बॉन्ड यील्ड जो है वो 4% से ऊपर रिबाउंड की, कुछ देर के लिए वापस आ गई थी 3.91 पे, लेकिन एक बार तो रिबाउंड की थी, जो कि इमर्जिंग मार्केट में फ्लोज के लिए थोड़ा सा कष्टदायक हो सकता है। हमने डॉलर इंडेक्स देखा है, वो 3 हफ्ते के हाईएस्ट लेवल पे आ गया है। और हम अगर मिनट्स की बात करें, जो खास बात निकल के आई है फेड मिनट्स में, वो ये है कि ओपिनियन डिवाइडेड दिखाई दे रही है कि रेट कट्स मार्च से आएंगे या नहीं। लेकिन मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं कि ज्यादातर हिस्सा बाजार का मार्च नहीं मान रहा था रेट कट के लिए, एक छोटा हिस्सा ही रेट कट के लिए मार्च मान रहा था। ज्यादातर बाजार का हिस्सा मई जून मिड दिस ईयर मान के चला है। तो बाजार जो है वो कारण देख रहे थे एक करेक्ट होने का। तो कल की जो कमेंट्री आई एफओएमसी का, उसके कारण थोड़ा सा करेक्ट हो गए। 25% चला हुआ है पूरा बाजार पूरे साल में, उससे 4-5% दे देगा तो एक साधारण सा करेक्शन आ रहा है बाजार में। इसमें बहुत ज्यादा पैनिक करने वाली बात नहीं है, पहली बात तो। दूसरी बात यह कि यूएस के अलावा क्रूड में जो रिबाउंड आया है, ये सब ये जो आपका कुछ मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, ईरान में भी एक ब्लास्ट हुआ, हouthis का अटैक्स हम देख ही रहे हैं। लेकिन ये मत भूलिए कि ये क्रूड यहाँ से रैली करता ही चला जाएगा। आपने चाइना का मैन्युफैक्चरिंग डेटा देखा, चाइना की जो इकोनॉमी इतनी खस्ता हाल में है, और उधर यूएस जो है वो क्रूड प्रोडक्शन बढ़ाए चला जा रहा है। तो क्रूड में भी जो रैली है, बाउंसेस है, उससे घबराइए मत। इस समय फिलहाल बाजार का मूड थोड़ा सा बिगाड़ दिया है, लेकिन पॉइंट ये कि यूएस मार्केट में एक साधारण करेक्शन हो रहा है। फेड मिनट्स थोड़ा सा मूड और खराब कर दिए, ये कह के कि मार्च में शायद रेट कट ना हो, लेकिन ये मोमेंटरी लग रहा है, कोई बहुत भीषण करेक्शन यहाँ से नहीं लगता है। ओके, ठीक है, चलिए, ये तो बात हुई यूएस मार्केट्स की। अब इंडियन मार्केट्स को डिस्कस करते हैं। कल एफआईज और डीआईज दोनों की एक सेल फिगर देखने को मिली। हालांकि इंडेक्स के लिए आज से कुछ बहुत 100-125 पॉइंट्स का कट जरूर आपको निफ्टी पर दिखाई दिया। आईटी ने बैंक पे दबाव बनाया। बैंक्स हालांकि फिर भी रिकवर हुए, अच्छे रिकवर हुए, लेकिन कल की जो इंपॉर्टेंट कहीं ना कहीं अनवाइंडिंग सी दिख रही है क्या अजय? देखिए, ऐसा है कि कल जो है क्या हुआ, हम एक बार देख लेते हैं कि कल हुआ क्या है। निफ्टी को इंट्राडे लेके आई है और बैंक निफ्टी को इंट्राडे लेके आई है। आपको समझ में आ जाएगा, बहुत प्यारी तस्वीर आपको निकल के आएगी। जी हाँ, हमने कल ये कैश सेगमेंट में एफआई डीआई दोनों की तरफ से हमने बिकवाली देखी। ये देखिए, निफ्टी डेज लो की तरफ बंद हुआ, क्योंकि लार्ज प्राइवेट बैंक्स, एचडीएफसी, रिलायंस टाइप के, रिलायंस ऑफ कोर्स बैंक नहीं है, और आपका आईटी दबाव में था। लेकिन पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो एसबीआई, बीओबी, कैनरा बैंक, ये वगैरह जो है, जो पीएसयू साइड ऑफ द बैंक्स हैं, वो बहुत अच्छे नहीं। इसीलिए आपने बैंक निफ्टी में तो एक इंटरडे रिकवरी देखी, लेकिन आईटी के दबाव के चक्कर में
आपका निफ्टी नीचे रहा। कल फार्मा डे था, वन साइडेड फार्मा चल रहा था, लेकिन आज हम सपोर्ट पे ही खुलने वाले हैं। 21,500 21,600 का जो जोन है वो निफ्टी के लिए बहुत अच्छा सपोर्ट का जोन है। यहाँ से 300-400 पॉइंट अगर बैंक निफ्टी भी घटता है तो सपोर्ट एरिया में आ रहा है। एक साधारण पुल बैक हो रहा है, अनवाइंडिंग हमने एफिनो में भी कल देखी है। इनफैक्ट एफआईएस का जो लॉन्ग पोजीशन जो 70 के करीब चली गई, थोड़ा सा घट के 65 के करीब आ गई है, जिसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे। लेकिन एक साधारण प्रॉफिट बुकिंग अनवाइंडिंग आपको नजर आ रही है। पुल बैक्स में आपको खरीदारी का रुझान बनाए रखना चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि जो बाजार में अनवाइंडिंग प्रेशर दिख रहा है वो अच्छा अभी हो जाएगा। अर्निंग सीजन में आपको हफ्ते 10 दिन अगर हफ्ता भर अगर बाजार ठीक ठाक थोड़ा सा घट के नीचे आ जाता है तो बाजार लाइट हो जाएगा अर्निंग सीजन के लिए। अर्निंग सीजन में बाजार को बहुत लोडेड जाना अच्छी बात नहीं होती है, वरना क्या है एक बड़ी फॉल आ सकती है। अगर लाइट अर्निंग सीजन में जाएगा तो ज्यादा सरप्राइजेस की तरफ रिएक्ट करेगा दोनों साइड पे। ठीक है, चलिए ये तो बात हुई कल की। अब आज करना क्या चाहिए? हम थोड़ा सा तो गिफ्ट निफ्टी को हालांकि 30 पॉइंट ऊपर देख रहे हैं, कहाँ का रिकवरी ट्रेड्स अटेम्प्ट करने चाहिए या फिर थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए? देखिए कॉशियस तो रहना ही चाहिए, लेकिन पुल बैक्स पे खरीदारी का भी मूड बनाना चाहिए। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है बाजार के अंदर, बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको बढ़िया पुल बैक मिलता है 21,500-600 के नीचे के जोन में आता है, बाजार बिल्कुल खरीदिए। आप कहाँ नजर रखें मैं आपको बता देता हूँ कि करना क्या चाहिए। पुल बैक्स में तो आपको देखना ही है, लेकिन जो थर्ड क्वार्टर अपडेट्स आना शुरू हो गए हैं, कल भी बहुत सारे अपडेट्स आए हैं। बजाज ऑटो का अपडेट आया, बहुत शानदार नतीजा, बजाज फाइनेंस का, और कमेंट्री बहुत अच्छी है, बिल्कुल पुल बैक पे ले। इनफैक्ट कल ही बजाज फाइनेंस चलना शुरू हो गया था। आपको याद है ये जो आरबीआई ने एक फटकार लगाई थी कंज्यूमर लोन्स अनसिक्योर्ड, वहां से अगर आप 6 महीने का ग्राफ दिखाइए, क्या बढ़िया रिबाउंड किया है। आज बजाज ऑटो पे आपको नजर रखना चाहिए। जहां जहां थर्ड क्वार्टरली अपडेट मजबूत है वहां आपको बिल्कुल अपना ध्यान बना के रखना चाहिए। दूसरी बात मैं आपसे बताना चाहूंगा कि बजाज ऑटो पर भी नजर रखिए। इनकी जो बहन कंपनी है बजाज ऑटो में कल एक बड़ा बायबैक आया, 5-6, अभी बताया नहीं डिटेल्स। हाँ, 8 जनवरी को बोर्ड बैठक, लेकिन 4-5 हजार करोड़ के बाजार का व्यू है कि शायद आएगा। कल थोड़ा सा पुल बैक आया, लेकिन ये रैली आई, आज भी फॉलो अप बाइंग दिखाई दे सकती है। ओके, डाउन साइड पे डॉलर इंडेक्स की जो रैली आई है 101 वाला 102 के पार चला गया है। मेटल में कमजोरी हो सकती है, मेटल में अभी हाथ ना डालें। वन साइडेड चला हुआ था मेटल नीचे से, मेटल से थोड़ा सा दूर रहिए। शॉर्ट टर्म में ये रैली प्ले आउट हो जानी चाहिए डॉलर इंडेक्स को, फिर वापस मेटल को रिविजिट करेंगे। और आईटी, दूसरा आईटी में भी आपको कमजोरी दिख रही है। यूएस मार्केट्स में भी कमजोरी है आईटी स्टॉक्स में। बड़ा माइक्रोसॉफ्ट पे एक कॉल ब्रोकरेज का भी नोट आया था। इन्फोसिस टीसीएस के रिजल्ट के पहले एक फ्रेश कॉल लेंगे। अभी ये जितनी मंदी होनी है आईटी में हो जाने दीजिए, जल्दी हाथ मत डालिए। और लास्ट पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा कि फार्मा में हो क्या रहा है। कल हमने एक सिंक्रोनाइज अप मूव देखा, लुपिन में दूसरा बैक टू बैक अपग्रेड के बाद। कल क्या हुआ फार्मा में कि लोअर लेवल स्टॉक्स, नैटको फार्मा, शिल्पा मेडिकेयर, आपके स्पार्क, वो सभी चलना शुरू हो गए। तो फॉलो अप बाइंग फार्मा में आ सकती है। बाजार का व्यू ये है कि फार्मा सेक्टर में एक जबरदस्त अपग्रेड जाएंगे थर्ड क्वार्टर अर्निंग्स में भी, के अर्निंग्स के बाद भी। तो यहां पर नजर रखें, फॉलो अप बाइंग का मूड बनाए। पुल बैक्स में आपको फार्मा स्टॉक्स में मौके मिलेंगे। लेकिन आगे बढ़ते हैं। ये जो कल कैश में सेलिंग की कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत अनवाइंडिंग होनी भी थी, प्रॉफिट बुकिंग होनी थी। हमारे यहाँ एक से बढ़कर एक सारे दिग्गज बोल के ही जा रहे थे कि साहब थोड़ा थोड़ा मुनाफा लेते रहिए। जनवरी की सिक्लिकलिटी हो सकती है प्ले आउट हो, यानी जनवरी में अमूमन जो है थोड़ा कमजोरी आती है, एटलीस्ट फर्स्ट हाफ में। लेकिन फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में भी कल अनवाइंडिंग दिखाई दी है, जिसके बारे में मैं अंश से जानना चाहूंगा, क्योंकि इन्होंने डेटा को अच्छी तरह खंगाला है। तो अंश बताइए, जो हमने कल थोड़ी सी अनवाइंडिंग देखी फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में भी, एफआईएस ने भी थोड़ा सा पोजीशन कम की है, कौन से लेवल्स पे ऑप्शन डेटा बता रहे हैं, बोथ निफ्टी बैंक निफ्टी में काम हो रहा है, और कहाँ पे एडिशन शेडिंग हो रही है? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो हम निफ्टी स्पॉट से बात करते हैं। पिछले सेशन में ठीक है थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग सेलिंग तो जरूर आई थी, 150 अंक से गिरा था। जो ओपन था वही हाई था, जो लो था वही उसके आसपास क्लोज था। हालांकि इतनी बैड न्यूज नहीं है, क्योंकि निफ्टी ने 21,500 को अच्छे से संभला है। ये जो एक रेंज बना हुआ है 21,500 से 21,800 का, वहां से 6 सेशन से इसके अंदर ही रहा है, जो कि कंसोलिडेशन कंटिन्यू हो सकता है। यहाँ पे अगर सपोर्ट का देखें तो पहला सपोर्ट जहां पे क्लोज हुआ है 21,500 का लोअर रेंज वही हो सकता है। वहां से अगर नीचे खिसका
तो अहम सपोर्ट दिख रहा है 21,350 के आसपास का, क्योंकि 21,320 के पास में 20 DMA भी है। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस देखें तो हमें पहला रेजिस्टेंस 21,680 का नजर आ रहा है, जो कि पिछला सेशन का हाई भी है जहां से सेलिंग आई थी। उसके ऊपर देखें तो 21,800 का फिर दूसरा अहम रेजिस्टेंस रहेगा, जो कि हमने जो कंसोलिडेशन बनाया है उसका ऊपर रेंज है। अगर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में देखें तो ओपन इंटरेस्ट ऑलमोस्ट फ्लैट रहा है, तो यहाँ हमें न्यूट्रल का सेंटिमेंट दिख रहा है। ऑप्शंस की बात करें तो कॉल राइटिंग 21,600 पे अच्छी खासी हुई है, तो यहाँ पे हमें कुछ रेजिस्टेंस दिख सकता है। नीचे की तरफ देखें तो पुट बाइंग कुछ हमें दिख रही है 21,400 पे, जो कि कुछ ऑप्शन ट्रेडर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि निफ्टी अगर 21,500 से नीचे खिसका तो 21,400 के आसपास जा सकता है। एफआईएस की भी बात कर लेते हैं। एफआईएस ने इंडेक्स फ्यूचर्स में लॉन्ग्स काटे हैं कुछ 1,800 कॉन्ट्रैक्ट से और शॉर्ट बढ़ाए है कुछ 6,900 कॉन्ट्रैक्ट से। तो नेट टू नेट देखें तो 8,800 कॉन्ट्रैक्ट का हम एडिशन देख रहे हैं डाउन साइड में, जिस वजह से जो एफआई लॉन्ग फ्यूचर पोजीशन है वो 68% से थोड़ा सा खिसक के 65.6% पर आ गई है, जो कि एक तरह से पॉजिटिव ही है। जब एफआई लॉन्ग बहुत हाई होता है 70% के आसपास चले जाता है तो वो बहुत ही एक कॉशियस सिग्नल रहता है। तो ये हम ये बोल सकते हैं कि जो भी अपमूव था ये वो डाइजेस्ट कर रहा है एफआईएस, तो ये एक पॉजिटिव खबर देख सकते हैं इसको। ठीक है, तो यानी एफआईज ने ये तो आपने निफ्टी का बताया, अब बैंक निफ्टी का भी ट्रेंड बताएं, क्योंकि कल हमने जो एक अच्छी रिकवरी रिबाउंड देखा बैंक्स में, क्या वहां डेटा सुधरा है? जी बिल्कुल, निफ्टी बैंक बिल्कुल अलग रिएक्ट किया था निफ्टी के कंपैरिजन में। अगर इसका भी चार्ट देखें तो दरअसल निफ्टी बैंक ने बहुत स्ट्रॉन्ग डाउन मूव दिया था, लेकिन नीचे से काफ़ी अच्छा रिकवरी दिया था। वहाँ पे नीचे एक 20 DMA का भी सपोर्ट था, जिसके ऊपर आके वापस क्लोज हुआ। अगर इंट्राडे चार्ट पे देखें तो RSI के हिसाब से ओवरसोल्ड रीजन में जा चुका था, जहाँ से इस वजह से अच्छी खरीदारी होती हुई दिख सकती है। सपोर्ट देखें तो यहाँ हमें 47,500 का पहला सपोर्ट दिख रहा है, जहां के आसपास से पिछले सेशन में भी खरीदारी आई थी। वहां से नीचे खिसका तो साइकोलॉजिकल मार्क 47,000 का दिख रहा है। रेजिस्टेंस देखें तो 48,200 का हमें पहला रेजिस्टेंस दिख रहा है, जो कि ये 150 अंक का कंसोलिडेशन है, उसका अपर रेंज है। वहां से ऊपर देखें तो 48,500 का फिर दूसरा अहम रेजिस्टेंस देख सकते हैं। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में देखें तो ये एक इंटरेस्टिंग डेटा है। पिछले सेशन में ओपन इंटरेस्ट 12% से बढ़ा था, शॉर्ट बिल्डअप हुआ था, और अभी हम देख रहे हैं कि पिछले सेशन में पिछले सेशन में शॉर्ट बिल्डअप हुआ था कुछ 11% से, और पिछले सेशन में शॉर्ट कवरिंग हुआ 12% से। तो जो शॉर्ट बिल्डअप हुआ था पिछले सेशन में अच्छा खासा उससे कवर कर लिया गया है, तो ये एक पॉजिटिव खबर है। हालांकि ऊपर की तरफ देखें तो थोड़ी पुट राइटिंग 47,500 के आसपास दिख रही है, जहाँ पे हमें हल्का सा रेजिस्टेंस दिख सकता है। ठीक है, ओके, ये तो बैंक निफ्टी के डेटा की बात हो गई जो निफ्टी से काफी अलग दिख रहा है। अब दो स्टॉक्स भी बताएं जिनमें आज अच्छा मोमेंटम हो सकता है, ट्रेड स्ट्रैटेजी बनाई जा सकती है। जी बिल्कुल, पहला स्टॉक हमें इंडियन होटल का दिख रहा है, इसका भी चार्ट ले आते हैं स्क्रीन पे। अगर यहाँ देखें तो कुछ 6-7 सेशन से कंसोलिडेशन बना हुआ था, जहां से एक अच्छा ब्रेकआउट देता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ स्टॉक ने रिकॉर्ड हाई का स्तर भी छुआ है। हालांकि जो ब्रेकआउट लेवल है उसके काफी ऊपर आ चुका है स्टॉक, तो अगर यहाँ पे बाय करना है तो थोड़ा सा करेक्शन पे कुछ 444-442 के आसपास की खरीदारी देख सकते हैं, जहां पे एक अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड दिख सकता है। दूसरा स्टॉक जो मैं फोकस में है वो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का। अब इसका भी चार्ट ले आते हैं स्क्रीन पे। इसका चार्ट देखें तो स्टॉक ने एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न बनाया हुआ था, जहां से पिछले सेशन में एक डिसिसिव ब्रेकआउट देता हुआ नजर आया, और ब्रेकआउट देके उसके ऊपर भी क्लोज हुआ। इस वजह से स्टॉक में एक अच्छी पॉजिटिविटी आई। साथ ही साथ स्टॉक ने रिकॉर्ड हाई का स्तर भी छुआ है, तो ये एक अच्छी खरीदारी का स्टॉक बन सकता है। ऑलराइट, ये हो गए एफएनओ का हाल और बाजार का विवरण कल का। लेकिन आज के बाजार में क्या करना चाहिए, आपको कैसे अप्रोच करें, हमारे साथ किरण जानी और जतिन केडिया इस समय जुड़ रहे हैं पैनलिस्ट, और आगे और भी जुड़ेंगे। बट अभी किरण और जतिन का स्वागत है आप दोनों का। किरण, आपसे शुरुआत करते हैं। कल जैसे निफ्टी बैंक निफ्टी का चार्ट सेटअप दिखाई दिया क्लोजिंग तक, साथ में हमें थोड़ी सी अनवाइंडिंग डेटा भी दिखा रहा है, ये आज का ट्रेड सेटअप कैसा बनता है इन दोनों पे? वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो ओवरऑल जिस तरह का चार्ट सेटअप था कल, तब क्लियर कट था कि निफ्टी में कहीं ना कहीं हम सेलिंग प्रेशर देख सकते हैं। उसके अगेंस्ट बैंक निफ्टी थोड़ा स्ट्रॉन्ग हमें दिखा रहा था, क्योंकि वहाँ कल वीकली एक्सपायरी थी और उसका पीसीआर रेशियो ऑलरेडी 0.49 के आसपास था, तो वहाँ पे बाउंस एक्सपेक्ट
एक्सपेक्टेड था। अब आज का हम सेटअप देखेंगे तो आई विल स्टार्ट विद डेरिवेटिव डेटा कि वहां पे शॉर्ट बिल्टअप हमें डेफिनेटली इंडेक्स के ऊपर दिख रहा है। 6,900 कॉन्ट्रैक्ट एफआईआई शॉर्ट बिल्टअप करके गए इंडेक्स के ऊपर। उसी के सामने अगर आप पीसीआर रेशियो देखोगे तो निफ्टी का आज का जो वीकली एक्सपायरी है उसका पीसीआर रेशियो 0.60 है। अगेन इट इज इन ओवर सोल्ड जोन, तो यहाँ से एक बाउंस एक्सपेक्टेड है। अब लेवल वाइज अगर हम बात करें तो 21,500 के ऊपर जिस तरह की कॉल राइटर 1,20,000 है, वैसे ही पुट राइटर आप देखोगे तो 1,90,000 है। तो कहीं ना कहीं पुट राइटर्स ने काफी अच्छी तरह से कल की गिरावट के बाद भी 21,500 का लेवल होल्ड करके रखा है। तो आज कोई भी गिरावट इनकेस आती है 21,500 के नीचे तो दैट वुड बी द बाय अपॉर्चुनिटी। हमें लग रहा है कि आज की वीकली एक्सपायरी 21,550 से 21,600 के बीच में आनी चाहिए, और अगर मॉर्निंग में 21,550 के ऊपर टिक गया तो देयर आर वेरी गुड चांसेस कि हम लेटर ऑन द डे एक स्पाइक भी देख सकते हैं जहां पे एक्सपायरी 21,600 के ऊपर भी आ सकती है। सो ओवरऑल सेटअप ऐसा है कि 21,450 से 21,500 के बीच में हमें निफ्टी बाई करके जानी है। ओवरऑल जो स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है वो 21,400 का करना है, और आज के लिए 21,600 का हमारा टारगेट रहेगा। बैंक निफ्टी की भी पोजीशन अगर हम देखें तो सिमिलर पैटर्न है। कहीं ना कहीं उसका नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी का पीसीआर 92 है, जो एक हमें क्लियर कट दिखा रहा है कि वो बुलिश जोन के अंदर है। यहाँ पे 47,500 से लेके 47,200 में मल्टीपल स्ट्राइक पे पुट राइटिंग्स काफी अच्छी तरह से हुई है। सो बैंक निफ्टी में इनकेस कोई भी गिरावट आती है 47,500 के आसपास तो हम लॉन्ग करके जाएंगे। 48,000 तक के हमारे टारगेट है, एंड 47,240 या 50 हम स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। सो ओवरऑल दोनों इंडेक्सेस में कोई भी डिप आता है हमारे तरफ से बाय अपॉर्चुनिटी गिना जाएगा और लॉन्ग करके जाना चाहिए। ओके, ठीक है। तो ये बैंक निफ्टी पर आप लॉन्ग की स्ट्रैटेजी बता रहे हैं, जो डेटा भी अभी हमें अंश बता रहे थे। ठीक है, अब आज के ट्रेड्स भी समझ लेते हैं। जतिन भी हमारे साथ है। जतिन, मॉर्निंग आप आज कैसे ट्रेड करेंगे? आपके 2 बेट्स क्या होंगी? मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो हमारा जो शेरखान रिसर्च टीम का व्यू है कि कहीं ना कहीं हमें लगता है कि बैंक निफ्टी में एक पॉजिटिविटी रह सकती है। तो पहला जो ट्रेड होगा वो हमारा एक्सिस बैंक के ऊपर बाय कॉल होगा। एक्सिस बैंक में हमें पिछले 2 हफ्तों से थोड़ा एक करेक्शन देखने मिला है, उसके कारण वो अपने सपोर्ट एरिया यानी कि 40 डे एवरेज पे आ गया है। तो इसके लिए हम, और कल के ट्रेडिंग सेशन में हमने एक बाइंग इंटरेस्ट भी देखा है, तो हम एक्सिस बैंक लॉन्ग करके चलना चाहेंगे। हमारा स्टॉप लॉस होगा 1,080 का, और टारगेट होंगे हमारे 1,141 के। जो दूसरा रिकमेंडेशन होगा वो कोरोमंडल इंटरनेशनल पे होगा। तो कोरोमंडल इंटरनेशनल पिछले 1 हफ्ते से साइडवेज कंसोलिडेट कर रहा है। हमें लगता है कि ये कंसोलिडेशन ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होना चाहिए, इसके लिए कोरोमंडल में हम बाय करके चलना चाहेंगे। हमारे टारगेट रहेंगे 1,328 के, और स्टॉप लॉस हम 1,215 का लगा के चलेंगे। ओके, तो आपने भी एक लार्ज कैप बैंक चूज किया और दूसरा स्टॉक कोरोमंडल इंटरनेशनल। ठीक है, किरण, आपके क्या होंगे आज के ट्रेड्स? सो हमारी तरफ से 2 बाई कॉल है। स्टॉक स्पेसिफिक तो हमें लग रहा है कि अच्छी खासी मूवमेंट कंटिन्यू रहेगी। तो पहला जो हमारा कॉल है वो जी एंटरटेनमेंट है, जिल। यहाँ पे आप देखोगे तो बैंक में है वो स्टॉक फ्यूचर्स में, लेकिन कैश स्टॉक्स में काफी अच्छा है, एक मोमेंटम में दिख रहा है। डेली चार्ट के ऊपर एक रेक्टेंगल पैटर्न ब्रेकआउट है, उसका रीटेस्टिंग भी हो चुका है। सो 285 के आसपास की क्लोजिंग थी जिल, हम लॉन्ग करके जाएंगे। 299 एज अ टारगेट हम देख रहे हैं। 279 स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे जिल के अंदर। नेक्स्ट जो कॉल है वो टायर स्टॉक्स में से C8 है। C8 में हमने देखा है कि एक अच्छी खासी गिरावट के बाद डबल बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट हमें डेली चार्ट पे दिखने को दिख रहा है। लास्ट वीक में उसका रीटेस्टिंग भी हो चुका है। कल हमने देखा कि उसमें एक फॉलो बाइंग भी आया है। इंट्राडे चार्ट्स आप देखोगे तो वहां पे एक फ्लैग पैटर्न भी है। तो C8 हमारी तरफ से बाई रहेगा। दूसरा कॉल 2440 के आसपास की क्लोजिंग थी, हम लॉन्ग करके जाएंगे। 2490 तक के हमारे टारगेट है, एंड 2420 एज अ स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे। तो जिल एंड C8 दोनों हमारी तरफ से बाई कॉल होंगे। ठीक है, ऑलराइट। किरण की जी और C8 पर बाय रिकमेंडेशन। आयुष मेहता भी हमारे साथ पैनल पर, उनसे भी समझते हैं। आयुष, मॉर्निंग, आपके ट्रेड्स? वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मुझे भी लगता है कि स्टॉक स्पेसिफिक बाइंग रहेगी, तो मुझे यहाँ से 2 बाय कॉल है। फर्स्ट बाय कॉल है मेरा बायोकॉन पे। अगर हम बायोकॉन की बात करें तो मंथली चार्ट पे एक डबल बॉटम का फॉर्मेशन है जिसका ब्रेकआउट आ चुका है। एक वीकली चार्ट पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया है। इंट्राडे पे एक फ्लैग पैटर्न हमें देखने मिल रहा है। तो बायोकॉन को यहाँ से बाय करना चाहिए फॉर अ टारगेट ऑफ 310। यहाँ पे जो आपका स्टॉप लॉस बन जाएगा वो 273 का है। सेकंड है मेरा अपोलो हॉस्पिटल। अपोलो हॉस्पिटल में हम देखेंगे निफ्टी में ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग हुई, लेकिन अपोलो हॉस्पिटल ने अपने आप को होल्ड किया है। डेली चार्ट और क्वार्टरली चार्ट पे एक फ्लैग पैटर्न इसने बना रखा है। वीकली चार्ट पे एक बहुत अच्छा पेनिंग पैटर्न का ब्रेकआउट ऑलरेडी दे रखा है और उसके ऊपर ही सस्टेन कर रहा है, और इंट्राडे में एक रेंज का ब्रेकआउट दे चुका है ये स्टॉक। तो अपोलो हॉस्पिटल को यहाँ से बाय करना है फॉर टारगेट ऑफ 6000। यहाँ पे जो आपका स्टॉप लॉस बन जाएगा वो 5650 का है। ठीक है, चलिए। अपोलो हॉस्पिटल आपने ये बेट्स लिए यहाँ पर। ठीक है, सारे एक्सपर्ट्स के हमारे पास रिकमेंडेशन आ गई है। अब इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज समझ लेते हैं जहां एक्शन देखने को मिल सकता है। शरद हम तक बने हुए हैं।
शरद से समझते हैं। इनफैक्ट स्टूडियो आ गए हैं शरद हमारे साथ। शरद बताएं कौन से स्टॉक्स आप ट्रैक कर रहे हैं आज, जिन पे एक्शन होगा आज ज्यादातर एक्शन जो है मुझे दिखने BFSI स्पेस पे मिल रहा है। ऑफ कोर्स Q3 Business अपडेट्स updates के कारण, है yeah. जी बिल्कुल, और Q3 अपडेट्स लार्जली देखे तो इनलाइन या गुड सेट देखने मिल रहे हैं। और अगर आंकड़ों की बात करें तो बजाज फाइनेंस यहाँ पे लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। AUM में बढ़ोतरी हुई है, लगभग 35% का जो है इनका AUM ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ा है, और नए लोन भी 26% का ग्रोथ दिए हैं। दूसरा स्टॉक रहेगा इंडसइंड बैंक। अच्छे सेट ऑफ नंबर्स आए हैं, डिसबर्समेंट्स और डिपॉजिट्स के आंकड़े जो है अनुमान से बेहतर आए हैं। हालांकि कासा रेशियो में जो है थोड़ी सी गिरावट थोड़ी ज़रूर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखने मिली है। इंडिया एनर्जी एक्सचेंज के गुड सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। ऑपरेशनली वॉल्यूम ग्रोथ 17% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के डिपॉजिट्स 29% की ग्रोथ आई है, और वही एसेट क्वालिटी में भी इंप्रूवमेंट आया है। अब कुछ बात कर लेते हैं खबरों वाले शेयर्स पे, तो जहाँ पे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज फोकस में रहेंगे। यहाँ पे उनके सेबी वेबसाइट में अपडेट हुई है कि कंपनी जो है उनकी जो जेवी है ब्लैक रॉक के साथ, दोनों मिल के जो है एसेट मैनेजमेंट कंपनी की जो म्यूचुअल फंड लाइसेंस है अब वो अंडर दी अप्रूवल प्रोसेस में है। तो एक टाइप से कह सकते हैं कि एक स्टेप आगे जा रहे हैं अपने AMC लाइसेंस की ओर। सेल के लिए नेगेटिव डेवलपमेंट है। एक डाइवेस्टमेंट प्लान थी उनकी सालेम स्टील प्लांट की, उसको कैंसिल कर दिया गया है क्योंकि जो है बिडर्स की जो इंटरेस्ट थोड़ी कम देखने मिली है। एक टाइप से पॉजिटिव रीड थ्रू वेदांता के लिए रहेगा, हालांकि ये एप्लीकेबल उनकी होल्डिंग कंपनी के लिए है। यहाँ पे बॉन्ड होल्डर्स ने जो है अप्रूवल कर दिया जो चेंजेस आने वाले डेट रीपेमेंट को लेके, यानी कि भरोसा जो है डेट रीपेमेंट का और बढ़ रहा है कंपनी के तरफ से, जो होल्डिंग कंपनी है उसके लिए। तो एक टाइप से कह सकते हैं एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है स्टॉक में देखने मिल सकता है, बट होल्डिंग कंपनी के लिए ये है। चंबल फर्टिलाइजर्स 8 जनवरी को इंपॉर्टेंट बोर्ड मीटिंग है जहाँ पे शेयर बायबैक के ऊपर विचार होगा। वही ट्रैक्सन टेक्नोलॉजीज में इंटरेस्टिंगली ICICI प्रू म्यूचुअल फंड ने अपनी स्टेक गिराई है। पहले जो स्टेक इनका 5% से ऊपर था, अब वो गिर के जो है ऑलमोस्ट 2.85% हो गया। और आखिर में राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर्स, यहाँ पे इन्वायरमेंटल क्लियरेंस आ गई है 1200 मिलियन टन पर एनम का नया फर्टिलाइजर प्लांट बनाने के लिए। ऑलराइट, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप शरद ये सारे स्टॉक्स हमें बताने के लिए। ऑफ कोर्स बिजनेस अपडेट्स का हमने कल भी सपोर्ट देखा, क्योंकि जितने भी मिड कैप बैंक्स थे वो वीक हुए नहीं थे। इनफैक्ट रीबाउंड भी कहीं ना कहीं PSU बैंक से आया। तो आज फोकस पे रहेगा इंडसइंड बैंक और स्पेशली बजाज फाइनेंस पे। इनफैक्ट बजाज फाइनेंस के अजय आपको याद होगा पिछला Q2 का बिजनेस अपडेट भी बहुत स्ट्रॉन्ग था। AUM ग्रोथ जो थी उनकी जितनी गाइडेंस दी थी उससे भी बहुत बेहतरीन आई थी, 33% की आई थी। और एक बार फिर से अनदर स्ट्रॉन्ग बिजनेस अपडेट। तो ये जो थोड़ा सा बैक सीट पे था बजाज फाइनेंस, फिर से क्या एक एक्शन में आ सकता है? देखिए, पिछले बिजनेस अपडेट के बाद तो बहुत बड़ी कहानी बन गई। वो फंड भी तो रेज किया उन्होंने, करेक्ट? नहीं, फंड रेज नहीं, RBI ने आके अनसिक्योर्ड लोन्स के ऊपर लगाम करने की बात राइट। तो पिछले बिजनेस अपडेट के का रेलेवेंस कम हो जाता है। इस वाले बिजनेस अपडेट में उस RBI ने जब अनसिक्योर्ड कंज्यूमर लोन्स के ऊपर लगाम करने की बात की, उसके बाद भी अगर ऐसी ग्रोथ आ रही है तो ये अच्छी बात है। ओके। दूसरी बात, अगर स्टॉक को देखें, स्टॉक ऊपर से ऑलरेडी पिटा हुआ है, तो रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है। इसीलिए मैंने ये बात बोली थी कि लास्ट 3-4 दिन से अगर आप देखें तो अपने पीक ऑफ पेसिमिज्म से अगर हम अगर हम 3 महीने का चार्ट लेके आ सकें तो व्यूअर्स को बताना और आसान हो जाएगा कि पीक ऑफ पेसिमिज्म से ये रिबाउंड कर गया। और इसकी ये देखिए, ये जो है करीब करीब 7000 के आसपास गया था, 73-84 के आसपास आ गया है। तो इसके अंदर जितने भी ये शॉर्ट्स को कवर होना शुरू हो गए। ऐसा नंबर आएगा तो और चल सकता है ये बाजार। दूसरी बात, गाइडेंस, सिर्फ ग्रोथ ही नहीं, ग्रोथ ही गाइडेंस की बात की है यहाँ से, तो इसके ऊपर नजर रखिएगा। पूना वाला फिनकॉप के ऊपर भी नजर रखिएगा। पूना वाला फिनकॉप का भी अभी बिजनेस अपडेट आया है, वो भी बहुत स्ट्रांग आया और एसेट क्वालिटी की इंप्रूवमेंट की बात की है वहाँ पे। ऑलराइट, ठीक है, तो इन स्टॉक्स पे तो नजर रखनी है। एक बार ये भी समझ लेते हैं कि ब्रोकिंग हाउस ने कहाँ नजर रखी है। इनफैक्ट इनमें से कुछ काउंटर्स है। इंडसइंड बैंक के भी अच्छे बिजनेस अपडेट्स आए, वहां भी कई सारी ब्रोकिंग हाउस के रिपोर्ट्स आए। गौरव से एक एक करके रिपोर्ट समझ लेते हैं। गौरव बताएं। जी हाँ, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंडसइंड बैंक की, जिसके हमें Q3 अपडेट्स मिले हैं। और इसी के बेसिस पे अगर हम लोन बुक की बात करें तो लोन बुक काफ़ी अच्छे से ग्रो हुआ है। लोन बुक का ग्रोथ था 20% YOY। अगर हम कासा की बात करें तो कासा थोड़ा डिक्लाइन हुआ है 90 बिप्स से, बट ये जो कासा डिक्लाइन है वो कहीं पे फैक्टर इन किया था मार्केट ने। और उसके अलावा अगर हम रिटेल डिपॉजिट्स की बात करें तो रिटेल डिपॉजिट भी काफ़ी अच्छी तरह से 5% से ग्रो हुए हैं ऑन अ QOQ बेसिस। और इसी को चलते हुए नमूरा ने अपना टारगेट प्राइस जो है वो 1700 पे मेंटेन करके बाय रेटिंग दिया है। मॉर्गन स्टैनली ने अपना टारगेट प्राइस 1850 रुपीज़ पे मेंटेन करके फिर से बाय रेटिंग दिया है। और जेफरीज ने सबसे ज़्यादा टारगेट रखते हुए 2070 रुपीज़ का टारगेट प्राइस दे रखा है।
उन दोनों का मानना ये है कि आगे जाके भी हमें कहीं पे स्टेबल निम्स और हेल्दी ग्रोथ लोन बुक में देखने को मिल सकती है। उसके अलावा हम बात करेंगे बजाज फाइनेंस की, जहाँ पे फिर से Q3 अपडेट्स के बेसिस पे अगर हम देखें तो AUM ग्रोथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है। कस्टमर बेस जो है वो 3.85 मिलियन से बढ़ा है, जो कि सबसे ज़्यादा ग्रोथ था इस क्वार्टर में। और उसके अलावा अगर हम ब्रोकरेजेस की बात करें तो मॉर्गन स्टैनली ने अपना ओवरवेट मेंटेन करते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 10,000 पे लेके रखा है, और नोमुरा ने भी अपना बाय रेटिंग मेंटेन करते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 9,500 पे लेके रखा है। उन दोनों का मानना यह है कि कहीं पे हमें AUM ग्रोथ जो है वो काफ़ी अच्छे तरह से देखने को मिल सकती है, जो कि बैंक ने दिए हुए गाइडेंस से भी ज़्यादा होने की आशंका है। उसके अलावा हम बात करते हैं L&T पे, जहाँ पे नोमुरा ने अपना टारगेट प्राइस बढ़ा के 4,000 रुपीज़ करके रखा है। नोमुरा का मानना यह है कि FY26 के जो टारगेट्स है वो कहीं पे वो काफ़ी अच्छे से अचीव कर लेगा, और वैल्यूएशंस में कहीं पे री रेटिंग देखने को मिल रही है इसी पूरे सेक्टर में, और इसीलिए ये जो बड़ा अपग्रेड है वो हमें देखने को मिल रहा है। और टाटा मोटर्स पे भी JP मॉर्गन जो है वो कहीं पे बुलिश होते हुए दिख रहा है, क्योंकि हमें उनका टारगेट जो है वो उन्होंने बढ़ा के 925 का किया है, और रेटिंग जो है वो भी ओवरवेट का देके रखा है। तो उनका मानना भी यह है कि टाटा मोटर्स में कहीं पे अच्छा फ्री कैश फ्लो देखने को मिल सकता है। उनका JLR सेगमेंट जो है वो भी कहीं पे अच्छा परफॉर्म करेगा, और उसके अलावा उनका PV मार्केट में जो शेयर है वो भी कहीं पे अच्छे से मेंटेन होते हुए दिख रहा है, कंपटीशन के बढ़ते हुए भी, और इसीलिए ये सब कंपनीज पे हमारी नजर भी बनी रहेगी। ठीक है, तो बड़ी रिपोर्ट्स आई हैं। इनफैक्ट इंडसइंड बैंक पे नहीं, टाटा मोटर्स पे JP मॉर्गन की 925 का आप टारगेट दे दिया है। एक बड़ी चाल चलने के बाद टाटा मोटर्स अनदर सेट ऑफ अप मूव। ठीक है, इसे आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन गौरव IT स्टॉक्स पे भी तो बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स आ रही हैं, वो भी बताएं। जी हाँ, तो IT स्टॉक की अगर हम बात करें तो IT स्टॉक पे काफ़ी सारे अपग्रेड्स हमें आने को मिल रहे हैं। तो काफ़ी सारे हर एक कंपनी में अगर हम बात करें तो कहीं पे हमें प्राइस अपग्रेड जो है वो देखने को मिली है, कई कई जगह पे रेटिंग अपग्रेड डाउनग्रेड है। और इन नटशेल अगर हम बात करें तो इन्फोसिस, L&T, साइंट, अगर ये कंपनीज़ की हम बात करें तो सभी ब्रोकरेज हाउसेस इन कंपनीज़ पे पॉजिटिव है कहीं पे। अगर हम बात करें TCS, HCL टेक, पर्सिस्टेंट, एम्फेसिस, ये कंपनीज़ पे कहीं पे ब्रोकरेज जो है वो न्यूट्रल होते हुए दिख रहे हैं। और विप्रो एंड टेक महिंद्रा जो है, ये दो कंपनीज ऐसी है जहाँ पे कहीं पे ब्रोकरेजेस जो है वो नेगेटिव अपना व्यू रख रही है। तो जैसे हम TCS की बात करें तो वहाँ पे JP मॉर्गन ने अपना टारगेट प्राइस बढ़ा के 3,700 किया है, पर रेटिंग जो है वो कहीं पे न्यूट्रल ही रखा है। इन्फोसिस की बात करें तो टारगेट प्राइस बढ़ा के 1,800 किया है, और रेटिंग भी है वो अपग्रेड करके ओवरवेट देके रखी है। L&T टेक की भी बात करें तो रेटिंग अपग्रेड तो हुआ ही है, और उसके साथ साथ टारगेट प्राइस जो है वो 1,520 रुपीज़ का दे रखा है, और 5,800 का दे रखा है। और उसके अलावा अगर हम पर्सिस्टेंट की बात करें तो जैसे न्यूट्रल में ये स्टॉक है, और वहाँ पे भी हमें रेटिंग अपग्रेड तो देखने को मिल रही है। तो हर एक IT स्टॉक्स में अगर हम बात करें तो रेटिंग अपग्रेड और डाउनग्रेड, और उसी के साथ साथ टारगेट प्राइस में अपग्रेड तो देखने को मिल रही है, और इसीलिए काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा कि IT स्पेस इस क्वार्टरली अपडेट्स में कैसे परफॉर्म करेगा। गौरव, ये सारी रिपोर्ट्स बताने के लिए तो IT रिपोर्ट्स पे भी जो अपग्रेड्स दिख रहे हैं, हर स्टॉक पे एक अलग व्यू है अपना, इसे वॉच करना होगा, डिस्कस करेंगे आगे। लेकिन 10:30 बजे आप खास कॉन्वर्सेशन जनवरी में किस तरह की अप्रोच रखनी चाहिए। जनवरी सीजनैलिटी हमें पता है, हिस्टोरिकली वीक होता है, लेकिन निकुंज अपना एनालिसिस देंगे कि इस वक्त जनवरी में अप्रोच कैसे करना चाहिए ट्रेडर्स को भी और साथ ही शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स को। चलिए आगे बढ़ते हैं। किरण जानी, जतिन गेडिया, आयुष मेहता हमारे साथ हैं, और हम ट्रेडिंग आइडियाज का सिलसिला आगे लेके चलते हैं। बजाज ऑटो को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। बजाज ऑटो में कल एक जबरदस्त बायबैक आया। 17,000 करोड़ का कैश है बुक्स पे, और मैनेजमेंट ने इंडिकेट किया कि ROE बढ़ाना चाहते हैं वो। एनालिस्ट को ऐसा लगता है कि ये बायबैक ROE बढ़ाएगा, स्टॉक को रीरेट कर सकता है। अमाउंट नहीं आया है, वो अभी बोर्ड मीट बाद में आएगा, बट कल कुछ फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस हमने इसमें बनती देखी। 7,000 का भाव। आयुष मेहता, जब तक बायबैक आएगा और हो जाएगा और इम्पैक्ट हम देखेंगे ROE इंप्रूवमेंट का, क्या भाव लगता है? एक हफ्ते का भी बताइए। बजाज ऑटो का चार्ट काफी पॉजिटिव है, हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन में चल रहा है। कल एक अच्छा रेंज ब्रेकआउट हमें देखने को मिला इस स्टॉक में। मुझे लगता है ऊपर में जो इसका फर्स्ट लेवल बन के आ रहा है वो 7100 का बन के आ रहा है। जैसे ही 7100 क्रॉस करेगा, ऊपर में जैसे 7100 क्लोजिंग बेसिस पे रखता है, तो हम ऊपर में 7270 के लेवल्स भी इसमें देखेंगे। इसमें एक वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ है। ओके, वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ है। 7200 का कुछ का भाव मुमकिन है बजाज ऑटो में। और बजाज ऑटो की बात ही कर रहे हैं तो फिर टाटा मोटर्स की बात कर लेते हैं। टाटा मोटर्स में बड़े बड़े अपग्रेड आने लगे हैं जतिन भाई,
लेकिन ये ऑलरेडी बहुत बढ़िया मूवर रहा है 2023 का, ऑलमोस्ट डबल हुआ है। अभी छोड़ना चाहिए इसको या अभी भी लैच ऑन करके रहना चाहिए? अगर लेके चल रहे हैं तो रुकें या कहाँ पर स्टॉप लगाएंगे आप? देखिए, अगर जो टाटा मोटर्स की मैं बात करूं तो डेफिनेटली एक आउट परफॉर्मिंग स्टॉक बिल्कुल रहा है 2023 में। मेरे को लग रहा है कि पिछले 2-3 दिनों से या 2-3 ट्रेडिंग सेशन से ये थोड़ा साइडवेज हो गया है। तो सॉरी। तो ये जो 2-3 दिनों का साइडवेज कंसोलिडेशन है वो एक बुलिश कंसोलिडेशन है। मेरे को लगता है कि डेफिनेटली जिसके पास जो है उनको डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। हमें लगता है कि ये एक बेस बना रहा है नेक्स्ट लेग ऑफ द अपमूव के लिए। तो जो 820 से लेके 830 तक जा सकता है, इसके लिए डेफिनेटली होल्ड ऑन टू टाटा मोटर्स। हमें लगता है कि कंसोलिडेशन का फेज जल्दी समाप्त होकर एक न्यू लेग ऑफ अपमूव स्टार्ट हो सकता है। इसके लिए होल्ड ऑन फॉर टारगेट ऑफ 820 टू 830 और इसमें हम स्टॉप लॉस 745 का रखना चाहेंगे। ठीक है, 820 830 पॉसिबल है। तो दोनों बड़े टाटा मोटर्स और बजाज ऑटो पैक के दोनों लार्ज कैप्स पे तो नजर होनी चाहिए। हम बैंक्स पे भी डिस्कस करते हैं क्योंकि जिस तरह के बिजनेस अपडेट्स आ रहे हैं, एक बार इंडसइंड बैंक को डिस्कस करते हैं। और कल जिस तरह से पीएसयू बैंक से और इनफैक्ट एचडीएफसी बैंक भी आप देखें तो वो वीक नहीं था, लेकिन क्या आज प्राइवेट बैंक्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं? इंडसइंड बैंक के अच्छे बिजनेस अपडेट्स, बड़ी ब्रोकिंग हाउस की रिपोर्ट्स, क्या इस पर एक ट्रेड स्ट्रैटेजी देखनी चाहिए आयुष? बैंक की अगर हम बात करें तो इसमें एक बहुत ही अच्छा मंथली चार्ट का इसमें ब्रेकआउट हुआ है। डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का इसने ब्रेकआउट दिया है जो तकरीबन 650 के आसपास का ही है। तो ये काफी अच्छा लग रहा है मुझे इस लेवल पे। जैसे ये स्टॉक 652 के आसपास है, ये स्टॉक थोड़ा सा 665 के ऊपर निकल जैसे ही ट्रेड करेगा उसमें जो एक इंट्राडे रेजिस्टेंस है तो इसमें नए लेवल खुलेंगे जो स्टॉक को 680 तक के लेके जा सकते हैं। इसमें जो आपको स्टॉप लॉस रखना है वो 640 का रहेगा। ओके, इनफैक्ट मैंने ये कहाँ नजर रखे, मैं इसलिए लिया इंडसइंड बैंक को। इंडसइंड बैंक का कुछ कह रही हैं? कंफ्यूजन हुई ना, आयुष ने कुछ स्टॉक का भाव अलग दिया। आई थिंक आयुष आप इंडसइंड बैंक की बात कर रहे थे। सॉरी, मैं आपको आरती इंडस्ट्रीज का स्टॉक था मेरे पास। क्या वेरी बात सॉरी। यस, इंडसइंड बैंक की अगर हम बात करें तो 1600 के लेवल के आसपास की क्लोजिंग है और इसमें एक ब्रेकआउट हमें ऑलरेडी आ चुका है। तो इंडसइंड बैंक में मुझे जो ऊपर के टारगेट बनते आ रहे हैं वो 1650 के बनते आ रहे हैं। इसमें जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा वो 1570 का रहेगा। ये टेक्निकल एनालिसिस में थोड़ा बहुत हो जाता है कई बार, क्योंकि वो उनके लिए चार्ट जो है वो सर्वोपरि होती है। ऊपर उसके आप इंडसइंड बैंक लिख दीजिए, आप उसके आरती इंडस्ट्रीज लिख दीजिए, आप उसके अंदर प्रियंका ओपन लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। चार्ट जो है वो हम देख के आपको बताएंगे। करेक्ट? क्यों आयुष, है कि नहीं? खैर एनीवेज, हो जाता है कई बार, कंफ्यूजन हो जाता है। लेकिन इंडसइंड बैंक को मैं ये कह रहा था कि इंडसइंड बैंक पे नज़र इसलिए आपको रखनी चाहिए क्योंकि उसमें पहली बात तो ये बाकी कंपैरिजन में बड़े बैंकों के चला नहीं है। दूसरा, बिजनेस बहुत मजबूत हो रहा है, इसका आपको एग्जाम्पल Q3 अपडेट से मिला। और प्रमोटर मैनेजमेंट खुद हिंदुजाज कई बार मुझे पर्सनली भी और अदरवाइज पब्लिक प्लेटफॉर्म पे भी ये बात जाहिर कर चुके हैं कि वो इसके अंदर स्टेक बढ़ाना चाहते हैं, जिसका नोट भी आया था RBI से। पीछे आपने जब बात की थी तो इसके बाद ये देखिए एक रेंज में है। बाकी ICICI बैंक, एक्सिस बैंक आप 52 का देखिए तो आपको वन साइडेड जाता हुआ नजर आ रहा है। ये एक रेंज एक चला, उसके बाद 1400-1500 वो रेंज टूटी नहीं है। इसका शायद समय आ रहा है, एटलीस्ट रिस्क रिवॉर्ड इसके अंदर ठीक ठाक हो गया है, ऐसा जरूर लगता है। लेकिन फाइनेंशियल्स की बात कर ही रहे हैं हम, तो बजाज फाइनेंस की बात कर लेते हैं। बजाज फाइनेंस अपने लोज से 7000 के करीब गिरा था जब RBI ने फटकार लगाई थी, वहां से रिबाउंड किया है, नंबर अच्छे आए और नंबर के साथ साथ कमेंट्री बहुत अच्छी दी है उन्होंने, ग्रोथ की। बजाज फाइनेंस का रिस्क रिवॉर्ड कैसा लग रहा है किरण? 7400 के करीब। तो बजाज फाइनेंस की अगर हम बात करें तो ओवरऑल डेली चार्ट के ऊपर जिस तरह से सेटअप हमें देखने को मिल रहा है, स्टॉक अपने जो लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस एंड शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस है उसके क्लस्टर के आसपास कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। 50-120 डेज मूविंग एवरेज के क्लस्टर के आसपास ट्रेड कर रहा है। 2 दिन से हम देख रहे थे कि हाइट ऑफ हाई बॉटम पैटर्न में कल उसमें रीटेस्टिंग आया है, लेकिन इस रीटेस्टिंग में कहीं ना कहीं 50 डेज मूविंग एवरेज को होल्ड करके रखा है। तो मेरे हिसाब से करंट मार्केट प्राइस एक बार लॉन्ग करना चाहिए। ओवरऑल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है।
आप 7300 के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, और अगर नीचे में 7300 ब्रेक नहीं होता है तो देयर आर चांसेस कि आप ऊपर में वापस 7500 ब्रेक कर सकते हैं। इसी ग्रुप कंपनी की हमें बजाज फिनसर्व में काफी अच्छा एक अपमूव दिख रहा है। करंट मार्केट प्राइस से आप बजाज फिनसर्व में देख सकते हो, क्योंकि बजाज फिनसर्व में 5 दिन का हाई कल क्रॉस हुआ था, हालांकि वो संभल नहीं पाया, डे लो के आसपास की क्लोजिंग थी। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान रखिए, अगर ये 1640 का लेवल ब्रेक नहीं होता है तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल है, करंट मार्केट प्राइस से भी आप लॉन्ग कर सकते हैं। तो बजाज फाइनेंस एंड बजाज फिनसर्व वो अराउंड सेम टाइम फ्रेम चैनल ओनली, तो मेरे हिसाब से दोनों में हमें बाई करके जाना चाहिए। ठीक है, ये बजाज फिनसर्व की जब बात हो रही है तो दूसरे कुछ और लेंडर्स की भी बात कर लेते हैं। और इनफैक्ट ऐसे ही एक और लेंडर, हालांकि ये एमएफआई स्पेस हो जाता है, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस, इनके भी बिजनेस अपडेट्स काफ़ी हद तक इन लाइन रहे हैं। कासा रेशो भी बढ़ी है और डिसबर्समेंट भी वाई बेसिस पे 17% बढ़े हैं। और हमने जिस तरह की ग्रोथ देखी है एमएफआई स्पेस पर, क्या Q3 के नंबर्स की एक झलक आपको बिजनेस अपडेट्स में मिल जाती है, उसके चलते इस स्पेस पर भी नजर रखनी चाहिए। जतन, आप बताएं, एक बार उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस को चेक करें और बताएं क्या यहाँ पर भी एक मोमेंटम दिख रहा है और पार्टिसिपेट करना चाहिए रिटेल को। देखिए, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की अगर जो मैं बात करूँ तो बहुत ही रेंज बाउंड हो चुका है। मेरे को लगता है कि पिछले आई थिंक 3 महीनों से हम ये रेंज देख रहे हैं बिटवीन 50 एंड 60 ऑन दी अपसाइड। तो ये 10 रुपए की रेंज में ट्रेड कर रहा है। अगर इसमें अगर जो मोमेंटम की बात करूँ तो मेरे को लगता है कि अराउंड 58 59 के ऊपर जब ये सस्टेन होगा तभी इसमें मोमेंटम हम रिटर्न करते हुए देख सकते हैं। इसके लिए अगर जो किसी को मोमेंटम प्ले करना है तो अबाउ 59 लॉन्ग कर सकते हैं फॉर टारगेट ऑफ इमीडिएट टारगेट ऑफ 62, और इसमें स्टॉप लॉस हम 55 का लगा के लॉन्ग प्ले कर सकते हैं। लेकिन ये कंडीशनल एक बाय होगा ओनली अबाउ 58 लेवल्स। कुछ और स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं तो कल हमने देखा कि वैभव ग्लोबल एक स्टॉक है जिसके अंदर एक ब्लॉक डील हुई है। अगर आपने ध्यान दिया हो, वैभव ग्लोबल ये 6% ऊपर था कल। इसको थोड़ा और लंबे चार्ट को देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा काफ़ी अच्छा पैसा बनाया इसने। इसमें खबर ये है, बस ये है कि मलाबार फंड ने कल थोड़ा माल बेचा अपना। स्टॉक ठीक ठाक रिटर्न दे चुका है इस भाव से, लेकिन अब जो है वो एक इन्वेस्टर मीट वापस से प्लान कर रहे हैं सारे इंस्टीट्यूशनल एनालिस्ट के साथ। जतिन गेडिया, जरा वैभव ग्लोबल का चार्ट चेक करके बताएं हमें। जतिन, देखिए वैभव ग्लोबल का अगर जो मैं चार्ट देखूं तो ये बहुत ही 4 महीनों से बिटवीन सितंबर एंड दिसंबर ये कंसोलिडेशन में चला गया था। वीकली चार्ट्स पे हम देख रहे हैं कि एक बुलिश फ्लैग पैटर्न बना है और कल के ट्रेडिंग सेशन में आई थिंक ये एक ब्रेकआउट दे दिया है। तो हमें लगता है कि इसमें ये जो पैटर्न का अपसाइड टारगेट आ रहा है वो अराउंड 480 से लेके 500 तक की रेंज में आ रहा है। तो डेफिनेटली ये लॉन्ग कैंडिडेट है। मेरे को लगता है कि इसमें 413 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगा के हम लॉन्ग कर सकते हैं फॉर टारगेट ऑफ 480 टू 500। बुलिश है, मेरे को लगता है कि बुलिश फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है, इसके लिए लॉन्ग करके चला जा सकता है। ठीक है, ये हो गया वैभव ग्लोबल। इसको भी लेके आइए जरा टोरेंट पावर को। टोरेंट पावर अभी हाल ही में एक दिन अचानक 15-20 टका भाग गया था, अभी तो 950 के आसपास चल रहा है। एक महीने का चार्ट देखिए। आयुष बता, टोरेंट पावर बाकी पावर स्टॉक्स टाटा पावर, एनटीपीसी के कंपैरिजन में कम चला है। अगर हम देखें, ये देखिए टाटा पावर, टोरेंट पावर एक महीने में, इसके 6 महीने का कंपैरिजन करते हैं। चलिए, टाटा पावर, टोरेंट पावर और एनटीपीसी डेटा साहब लेके आएंगे आप। वन ऑफ चला था उस दिन, टाटा पावर हो गया डायरेक्टर साहब। अब आप दूसरे स्टॉक्स लेके आइए तो कंपैरिजन आएगा ना। आयुष मेहता, क्या टोरेंट कैचअप प्ले कर सकता है दूसरे पावर स्टॉक्स में? क्या आप लेंगे इस भाव से? हमें भी ऐसे ही लगता है। हमने कल के सेशन में ही अपने क्लाइंट्स को ये टोरेंट पावर का स्टॉक रिकमेंड किया था। स्टॉक में अगर हम देखेंगे तो इसमें डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है, 20 डे मूविंग एवरेज का इसने ब्रेकआउट दिया, काफी टाइम से उसका सपोर्ट लेके स्टॉक चल रहा है। तो हमें लगता है कि टोरेंट पावर को डेफिनेटली यहाँ से बाय करना चाहिए। इसमें जो फर्स्ट टारगेट बन जाएगा वो 1010 रुपए का बन जाएगा, और इसमें जो आपको स्टॉप लॉस रखना है वो 930 का रखना है। ओके, 930 का स्टॉप लॉस लेके काम करें टोरेंट पावर में। हमारे साथ मयूरेश जोशी भी जुड़ रहे हैं बाजार के फंडामेंटल से बात करने के लिए। मयूरेश, गुड मॉर्निंग। मयूरेश, ये थर्ड क्वार्टर अपडेट्स जो आना शुरू हुए हैं,
उसमें फाइनेंशियल्स के नंबर्स अभी तक ठीक आ रहे हैं। मैं आपसे, हालांकि उदाहरण के तौर पे वैसे हम स्टॉक डिस्कस कर चुके हैं इंडसइंड, बट एक बार दोबारा करना चाहूँगा क्योंकि अर्निंग सीजन शुरू हो रहा है। आपको लगता है अर्निंग्स सीजन में फाइनेंशियल्स की तेजी रहेगी इस बार भी? मॉर्निंग अजय जी, मॉर्निंग प्रियंका। पहली बात तो अजय जी, वी आर मीटिंग फर्स्ट टाइम 2024 में, सो विश यू प्रियंका जी को, सारी टीम ईटीना स्वदेश, सारे दर्शकों को वेरी वेरी हेल्दी, वेल्दी एंड प्रॉस्परस 2024। आपको भी बहुत बहुत हैप्पी न्यू ईयर। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। नहीं, जहां तक फाइनेंशियल्स का सवाल, आई थिंक दी क्वार्टरली अपडेट्स आर लुकिंग क्वाइट रीजनेबल, काफी डिसेंट लग रहे हैं। और उम्मीद और एक्सपेक्टेशंस यही हैं कि जैसे आरबीआई का फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आया है, GNPAs have come down to 3.2%, net NPAs at 0.8%. A lot of balance sheets are very, very clean as far as asset quality pressures are concerned. At the same time, जो NIMs और spreads में हम compression की एक उम्मीद लगाए बैठे हैं, शायद वो प्ले आउट हो अगले 1-2 तिमाहियों तक। बट जैसे रेट कट का सिलसिला स्टार्ट हो सकता है इन द सेकंड हाफ ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर, कहीं ना कहीं आई थिंक जो इंक्रीमेंटल बेनिफिट होता है ये भी पहले ही बैंक्स और एनबीएफसीज या फाइनेंशियल सिस्टम को होता है। तीसरी चीज, आई थिंक जो एक ओवरऑल बिजनेस ग्रोथ की अगर हम बात करें, बोथ एडवांसेस एंड डिपॉजिट्स काफी रीजनेबल रहा है, प्रोविजनिंग अच्छी खासी बढ़ चुकी है बैलेंस शीट के ऊपर। और अगर आप Q2 अपडेट्स देखें अजय जी, तो काफी पीएसयू बैंक्स ने यही दर्शाया है कि अपार्ट फ्रॉम व्हाट दे आर डूइंग कोर बैंकिंग बिजनेस के ऊपर, जो रिकवरीज और अपग्रेड्स हैं यहाँ पे भी इनका खास फोकस है। दे आर एक्चुअली कमिंग अप एट अ वेरी गुड पेस, तो वो डायरेक्टली बॉटम लाइन पे इम्पैक्ट करेगी इन अ पॉजिटिव मैनर। तो मुझे लगता है आई थिंक दिस स्पेस ऑब्वियसली इज रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ दैट द इकोनॉमी नीड्स ओवर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स। यहाँ पे ऑब्वियसली आई थिंक स्टॉक्स लाइक इंडसइंड, ICICI बैंक, लार्जर नेम्स में हमारे वॉच लिस्ट पे है। विद इन द ब्रॉडर PSU बास्केट, बैंक ऑफ इंडिया इज समथिंग दैट वी कीप ऑन लाइकिंग एट मार्केट्स विद इंडिया, क्योंकि हमें लगता है आई थिंक कोर फंडामेंटल्स इंप्रूव हो रहे हैं और काफी पैरामीटर जो हम EPS RS रेटिंग थ्रू देखते हैं हमारे रेटिंग रैंकिंग्स में, वहां पे इसका एक प्रदर्शन अच्छा दिख रहा है कंपेयर टू इट्स पीयर्स। तो थोड़ा सिलेक्टिव रहेंगे बट स्पेस पे पॉजिटिव रहेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल ये तो फाइनेंशियल्स की बात हुई मयूरेश, लेकिन एक बार आप आईटी पर भी एक व्यू बताएं, क्योंकि जो ब्रोकिंग हाउस की रिपोर्ट्स आ रही है ना कि बाजार अब थोड़ा सा आईटी स्टॉक्स को लेकर नर्वस भी है। ग्लोबली भी आप देखिए नैस्डैक टूट रहा है, इंडियन मार्केट्स पे भी कल अच्छा खासा इंपैक्ट देखा, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग व्यू ब्रोकिंग हाउस का रिपोर्ट्स आ रहा है। सारे आईटी स्टॉक्स को एक तरह से नहीं देखना चाहिए। इनफैक्ट कई जगह पर अपग्रेड्स आए हैं लार्ज कैप आईटी में और कई जगह पर टारगेट प्राइस घटाया भी है। तो आईटी को लेकर अप्रोच कैसे करना चाहिए? अगले हफ्ते से यहाँ भी नंबर्स शुरू हो जाएंगे HCL और इन्फोसिस के। मॉर्निंग प्रियंका जी, वंस अगेन टू यू। आई थिंक दो चीजें, एक आई थिंक जो Q3 अपडेट्स हैं, स्ट्रीट को थोड़ा डर लग रहा है कि एनीवे ट्रेडिशनल वीक क्वार्टर रहता है, क्रिसमस की छुट्टियां रहती है, फर्लॉग्स रहते हैं, कम वर्किंग डेज रहते हैं, इसका मतलब कम बिलिंग डेज रहते हैं, और इसलिए Q3 इज एनीवे कंसिडर्ड टू बी अ ट्रेडिशनली वीक क्वार्टर। हाउएवर आई थिंक एक जो डर है स्ट्रीट को, वो लार्ज कैप आईटी कंपनीज की तरफ इसलिए है 2-3 वजह से। एक आई थिंक जो ऑर्डर कैंसिलेशन हमने देखे थे इनपी की केस में, जो थोड़े कॉर्पोरेट चेंजेस चल रहे हैं, यहाँ पे थोड़ी दिक्कत स्ट्रीट को लग रही है कि शायद ऑर्डर विंस थोड़े डिलेड हो जाए बाय Q1 or 2 as the global economies, both US and European economies recover at a tepid pace. दूसरा आई थिंक प्राइसिंग को लेके जो नए ऑर्डर्स हैं उसकी प्राइसिंग को लेके शायद थोड़ी अटकलें आ सकती है, और मैनेजमेंट कमेंट्रीज क्या दर्शाती है ये तिमाही में, ये देखना बहुत जरूरी होगा। तीसरा आई थिंक इन टर्म्स ऑफ द ओवरऑल एस्पेक्ट एज फार एज कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग इज कंसर्न, चौथी तिमाही विच इज द फर्स्ट क्वार्टर फॉर यूएस कंपनीज, यहाँ पे कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग के पैटर्न्स डिसाइड होते हैं। कहीं ना कहीं आई थिंक विद द फर्स्ट 2 फैक्टर्स एट प्ले, थोड़ी रेवेन्यू रिस्क शायद हो सकती है अगर ऑर्डर डिले हो जाए या प्राइसिंग पे थोड़ा इंपैक्ट हो। इसलिए लार्ज कैप आईटी कंपनी जो बड़े ऑर्डर्स देखती हैं, यहाँ पे थोड़ी हिट आ सकती है बेस्ड ऑन ऑल दीज फैक्टर्स कंबाइंड टुगेदर। हालांकि वैल्यूएशंस कंपेयर टू मिड कैप आईटी रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर हो चुके हैं, रिलेटिवली बेटर हो चुके हैं फॉर लार्ज कैप आईटी। हमें अभी भी लगता है आई थिंक थोड़ी अंडर परफॉर्मेंस जारी रह सकती है, और इसलिए सिलेक्टिवली मिड कैप आईटी में निवेश अभी भी ये लेवल से किया जा सकता है। ऑब्वियसली मिड कैप आईटी हैज आल्सो मूव्ड अप सिग्निफिकेंटली। आप एयर इंडिया, ERIT कंपनीज देखिए, KPIT देखिए, सोनाटा देखिए, हैव ऑल मूव्ड अप क्वाइट सिग्निफिकेंटली। बट हमें लगता है आई थिंक साइंट या फर्स्टसोर्स सॉल्यूशंस, जहां पे उनके प्रोडक्ट्स और प्लेटफॉर्म्स में एक सिलेक्टिव ग्रोथ आ सकती है फ्रॉम अ क्लाइंट पर्सपेक्टिव। उदाहरण के तौर पे FSL जो जनरेटिव AI कर रहा है, या साइंट के जो प्रोडक्ट मिक्स है,
एज फार एज एंड एप्लीकेशन आर कंसर्न, यहाँ पे अर्निंग्स ग्रोथ शायद बरकरार रह सकती है। तो हम सिलेक्टिव रहेंगे मिड कैप पे, शायद लार्ज कैप का अंडर परफॉर्मेंस प्रियंका जी कंटिन्यू हो 1 या 2 दिन में। ठीक है, ऑल राइट। तो सिलेक्टिव तो होना होगा। आईटी पैक पर ये व्यू निकल कर आ रहा है। ठीक है, बात करते हैं कुछ और स्टॉक्स की और टेक्निकली कितने साउंड दिख रहे हैं। आईईएक्स और एक बार लेकिन उस बीच आपको फिर से याद दिला दें 10:30 बजे आपको ईटी नाउ स्वदेश पर निकुंज का अगर व्यू सुनना है कि उन्हें जनवरी में इस वक्त किस तरह की मूव दिखते हैं, ट्रेडर्स को अप्रोच कैसा करना चाहिए। जनवरी सीजनैलिटी की बात बार बार की जा रही है कि थोड़ा कॉशियस रहता है। हिस्टोरिकल डेटा ये कहता है कि जनवरी वीक मंथ भी रहता है, लेकिन इस बार जनवरी के लिए क्या खास बात है जो निकुंज एनालाइज कर रहे हैं, आप 10:30 बजे जरूर सुन सकते हैं। चलिए कुछ और स्टॉक्स की बात कर लेते हैं जो अच्छे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है और जो बिजनेस अपडेट्स भी अच्छे आ रहे हैं, जैसे कि आईईएक्स। यहाँ वॉल्यूम ग्रोथ भी देखने को मिली है। क्या फर्दर स्टॉक को राइड करना चाहिए जिनके पास नीचे लेवल्स पर है? आयुष, आईईएक्स का चार्ट चेक करके देखें और इस बार आईईएक्स का चार्ट ही देखना आप। आईएक्स की अगर हम चार्ट की बात करें तो ऊपर से हमने 173 के लेवल से एक प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने मिली है, लेकिन इसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग स्विंग सपोर्ट है जो है 157 से 160 के लेवल्स तक का, जो कि अगर मुझे लगता है 157 160 के लेवल्स पर अगर हमें मिलता है तो यहाँ से डेफिनेटली इसको वापस लॉन्ग करना चाहिए, क्योंकि इसमें ऊपर में मुझे जो 195 से 210 तक के लेवल्स भी दिखते हैं। प्लस इसमें एक वॉल्यूम के साथ हमें हर जगह कंसोलिडेशन देखने मिला है और एक ब्रेकआउट देखने मिला है। तो आईएक्स को डेफिनेटली लॉन्ग करना चाहिए 157 से 160 के बीच में, उसमें हमारा रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल रहेगा। ये जियो फाइनेंशियल अब म्यूचुअल फंड का लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहा है मयूरेश। जियो फाइनेंशियल डिसरप्ट करना चाहता है और एक ऐसे समय में जब वाकई में अवेयरनेस बढ़ गई है रिटेल इन्वेस्टर में। अब म्यूचुअल फंड एक पुश प्रोडक्ट नहीं है, लोग खुद करना चाहते हैं। मैं खुद, मेरे रिलेटिव्स पूरे दुनिया में और पूरे देश में फैले हुए छोटे शहरों से फ़ोन आता है, साहब कौन सा म्यूचुअल फंड लेना चाहिए एसआईपी के लिए। अगर इन्होंने वाकई में लो कॉस्ट म्यूचुअल फंड 5-10 पैसा एंट्री पॉइंट और ट्रेल कमीशन वाले लॉन्च किए तो क्या एक बड़ी बाढ़ आ सकती है एसआईपी की? क्या जियो फाइनेंशियल को वॉल्यूम्स मिल सकता है? क्योंकि ये वॉल्यूम प्ले है, अगर ये वॉल्यूम लाने में सक्सेसफुल रहे तो शायद बात बन जाएगी इनकी म्यूचुअल फंड में, और दूसरों की एक तरह से दिक्कत हो सकती है दूसरे म्यूचुअल फंड्स के लिए। So, Ajay ji, I think Jio Reliance has always been known to be a disruptor. जो भी फील्ड या सेगमेंट में वो जाते हैं, और इसलिए आई थिंक जो जियो फाइनेंशियल्स की एक स्ट्रैटेजी या रणनीति हो सकती है, दिस कैन बी इन द डायरेक्शन दैट यू आर प्रॉब्ली स्पीकिंग अबाउट। ऑब्वियसली आई थिंक जो हम सुन रहे हैं कि जो टेक इनेबल्ड प्लेटफॉर्म ये एक एफिशिएंटली बिल्ड कर देंगे, दैट विल बी अ वेरी वेरी कॉस्ट एफिशिएंट प्लेटफॉर्म फ्रॉम अ मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव। तो आई थिंक जो कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन होगा बिजनेस मॉडल को लेके, ये डे 1 से स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा आई थिंक जो स्ट्रेटेजिक इनपुट्स है, जो मैनेजमेंट टीम है आज जियो फाइनेंशियल्स के पीछे, I think they carry decades of experience with them. तो उनको बराबर पता है कि pulse of the market क्या है। And as you rightly pointed out, mutual funds is no longer a push product now. I think एक automatic response आ गया है। आप अगर डीमैट खाते देखें, जो CDSL का डेटा आया था, maximum accounts have got opened in tier 2, 3 or 4 cities, जहां पे both trading accounts as well as mutual fund accounts have come through. इसलिए आई थिंक विद द एड ऑफ टेक्नोलॉजी जो अच्छी खासी स्प्रेड हो चुकी है भारतवर्ष में, और अगर ये एफिशिएंटली टेक प्लेटफॉर्म बिल्ड करते हैं विद अ वेरी वेरी मिनिमल कॉस्ट एट देयर हेड एज एन ओवरहेड, आई थिंक पुश करना बहुत मुश्किल बात नहीं होगी और वॉल्यूम्स इकट्ठा करना बहुत बड़ी बात नहीं होगी एज वी इम्प्रूव and go ahead into the next few years. दूसरा, I think जो other businesses में भी ये जा रहे हैं in terms of management with BlackRock, expectations in terms of some insurance products also getting launched. कहीं ना कहीं I think जो low hanging fruits है ये भी capture करेंगे. And as they significantly ramp up their volume share, कहीं ना कहीं I think in the coming few quarters वो आंकड़ों में भी दर्शाया जाएगा. तो I think no two ways about it. जिनके पास है बिल्कुल ले लेना चाहिए with Jio Financial. ऑल राइट, ठीक है। तो ये तो बात हुई जियो फाइनेंशियल पर। देखना होगा, हालांकि ये न्यूज़ ऑलरेडी बाजार में डिस्काउंटेड है, लेकिन इस ऑफिशियल कंफर्मेशन के बाद क्या एक मूव इसमें दिख सकती है, विल हैव टू वॉच इट आउट। लेकिन कुछ और स्टॉक्स डिस्कस करते हैं और वो होंगे ऑटो और ऑटो एंसिलरी के स्टॉक्स, जिसमें से भारत फोर्ज, GNA एक्सेल्स और RK फोर्जिंग, इन्हें फोकस में रखना होगा, क्योंकि दिसंबर की जो नॉर्थ अमेरिका के क्लास 8 नेट, जो क्लास 8 के ऑर्डर्स होते हैं, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी डाउन साइडिंग दिखी है। यानी लगभग 15,000 यूनिट से
कम आपको सेल्स फिगर्स दिखी हैं क्लास 8 ट्रक की दिसंबर मंथ में, तो ये जो यूनिट्स कम हुई हैं, सेल्स फिगर्स कम होकर निकल के आई हैं, तो क्या थोड़ा सा प्रेशर में स्टॉक आ सकता है या फिर फर्दर आगे चल के आपको लगता है कि इनमें थोड़ा सा शॉर्ट्स बनने की गुंजाइश हो सकती है? एक बार आप ये चार्ट चेक करेंगे किरण, भारत फोर्ज, जीएनए एक्सेल और आरके फोर्जिंग, तीनों को इम्पैक्ट पड़ेगा इस न्यूज से। सो वन बाय वन अगर हम डिस्कस करें तो जिस तरह से हमें जीएनए एक्सेल का चार्ट देखने को मिल रहा है, डेली चार्ट प्राइस पे आप देखोगे कि ये स्टॉक अपने 200 डेज मूविंग एवरेज के आसपास कंसोलिडेट हो रहा है। रिसेंटली जो प्राइस करेक्शन आया था उसमें कहीं ना कहीं एक बुलिश डाइवर्जेंस हमें देखने को मिल रहा था, तो उसका तो प्ले आउट हो चुका है। अब एक जो गैप है डेली चार्ट के ऊपर 430 420 तक, वहां तक ये स्टॉक आ सकता है, लेकिन ओवरऑल जब तक 400 का लेवल होल्ड है मेरे हिसाब से जो भी ये गिरावट आएगी वहां पे एक बार हमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से बाइंग करनी चाहिए। तो 400 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ, लेकिन वेट कीजिए 420 के लेवल का। आरके फोर्जिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी जिस तरह से उसका प्रीवियस ऑल टाइम हाई था करीबन 710 720 के आसपास, रेजिस्टेंस फेस करके स्टॉक में गिरावट आई थी 580 तक। वहां से वापस जब ये हाई टॉप हाई बॉटम पैटर्न में स्टॉक ट्रेड करने को चला था, ऊपर में कहीं ना कहीं 800 तक के हाइस देखे, वहां से वापस ये एक फॉलिंग चैनल के अंदर है। ये फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट या तो 740 के ऊपर है या तो फिर इसमें चांस है कि हम 680 तक के लेवल देख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आरके फोर्जिंग में थोड़ा वेट एंड वॉच का अप्रोच रखना चाहिए। अगर 740 का लेवल क्रॉस होता है तो वहां पे आप एग्रेसिव बैट ले सकते हो, या तो फिर थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए, चांसेस है आपको 680 670 तक ये स्टॉक मिलेगा। जहां पे 100 डेज मूविंग एवरेज है वहां पे आप बाई कर सकते हो, नॉट एट करंट मार्केट प्राइस। कमिंग टू द भारत फोर्ज में भी सिमिलर पैटर्न है, कहीं ना कहीं उसके जो ऑल टाइम हाई है 1260, वहां से स्टॉक अभी 2 दिन से लोअर टाइम फ्रेम के अंदर लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न यानी कि एक फॉलिंग चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे भी चांसेस है कि थोड़ा गिरावट आ सकती है। तो मेरे हिसाब से भारत फोर्ज और आरके फोर्जिंग में वेट एंड वॉच कीजिए, और कहीं ना कहीं जीएनए एक्सेल के अंदर 420 430 के आसपास आप लॉन्ग कर सकते हैं। सो तीनों स्टॉक में लोअर टाइम फ्रेम के अंदर एक फॉलिंग चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है, थोड़ा कॉशियस अप्रोच रखना चाहिए। ठीक है, तो नीचे मिल जाएगा, आपको अभी क्यों लेना है? भारत फोर्ज में भी और आरके फोर्जिंग भी डिप पे खरीदें, और लेकिन सिग्नल्स उन्हें जीएनए एक्सेल्स में दिखते हैं, आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। लेकिन आज के लिए बाजार के स्पेसिफिक सिग्नल संजीव भसीन क्या रीड कर रहे हैं, आइए उनसे भी बात करते हैं और समझते हैं। गुड मॉर्निंग संजीव जी, और दिल्ली की ठंड भरी वेदर से, सर्दी से हमारे साथ संजीव जी जुड़ गए हैं जो लगातार कह रहे हैं कि थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग भी कर लें। इस वक्त संजीव जी कैसे रीड कर रहे हैं बाजार को? ग्लोबली थोड़ी वीकनेस, हर जगह प्रॉफिट बुकिंग का ये एक दौर है, क्या हम भी इंडेक्स पे थोड़ा वक्त बिता सकते हैं या फिर नीचे के लेवल्स भी दिख सकते हैं? पहले इंडेक्स पर व्यू बताएं, फिर आज के ट्रेड्स भी डिस्कस करेंगे। हाँ, गुड मॉर्निंग प्रियंका जी, आपने सही फरमाया, गुड़गांव में 6.5 डिग्री है तो इससे बढ़िया मौसम क्या है, स्विट्जरलैंड क्या, लंदन, सब दिल्ली में ही है इंडिया में ही ढूंढोगे तो सब कुछ मिल जाएगा, जन्नत भी मिल जाएगी। बिल्कुल, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं हम संजीव जी, सामने तस्वीरें भी हैं कि फॉग और आई थिंक विजिबिलिटी 50 मीटर्स तक भी रिड्यूस हो चुकी थी पिछले के दिनों में, कोहरा पूरी तरह से दिख रहा है। जी हाँ, बताएं। तो प्रियंका जी, ठंड को छोड़ के हाँ मार्केट भी थोड़ी ठंडी हो गई और बहुत अच्छा है। इट नीडेड टू कंसोलिडेट, अब थोड़ा ओवरसोल्ड जोन में जा रहा है। मुझे लगता है आज दोपहर से बाजार घूमना चाहिए। कल आपके साथ सुबह चाय पीऊंगा मुंबई में, तो होपफुली ग्रीन में ही होगी मार्केट। अब एक कमबैक का तैयारी कर लीजिए, 400-500 पॉइंट की करेक्शन आ गई, यहाँ अपने मनपसंद शेयर लेने की चेष्टा कीजिए। ग्लोबली जो 2-3 दिन की प्रॉफिट बुकिंग थी वो अनिवार्य थी, और जापान में अनफॉर्चुनेटली ये जो अर्थक्वेक हुआ है, स्मार्ट मनी विल बाय दिस वन ऑफ जियोपॉलिटिकल और अनकैनी रिस्क व्हिच हैज हैपेंड, एंड आई वुड थिंक दैट डेफिनेटली मनी विल गेट मोर एलोकेटेड, बिकॉज अब यील्ड्स में जो डॉलर में जो पुल बैक था वो हो चुका है। I would expect again the proxy of metals and banks to start to outperform. We are turning more overweight banks क्योंकि हमें लगता है large cap banks are giving comfort, but हमारे कहने से नहीं होता क्योंकि mid cap index refuses to correct. So be in that, be in a mix of stocks and you will make the money. आपको पहले अपडेट भी कर दूं, 2 दिन पहले आपको दिया था BPCL और लुपिन ने अपना टारगेट एक्सीड कर दिया, 1310 पे 1400 का टारगेट था, और BPCL 450 वाला 470 पे बिक चुका है। उसके सामने कल आपको ICICI और कोटक में बाय दिया है। मैं रीट्रेड करता हूं, ICICI कोटक विल लीड द बैंक्स, और शॉर्ट कॉल दी थी कोफोर्ज में, वो भी हिट हो गई। मुझे काफी क्वेरीज आती हैं कि आप एक दिन IT पे बुलिश और बेरिश नहीं है। इन्वेस्टर को पैसे कमाने हैं, एक साइड ट्रेडर हैट होता है, एक साइड इन्वेस्टर हैट होता है, दोनों तरफ मत चल के चलिए। अभी थोड़ा सा ट्रेडिंग व्यू ज्यादा लीजिए बिकॉज मार्केट्स आर वॉलेटाइल। आज के लिए 3 पिक्स हैं, आप कहें तो मैं शुरू करूं।
बिल्कुल संजीव जी, बिल्कुल। इनफैक्ट ये तो बात माननी होगी कि टाइमली एडवाइस जरूर हमारे व्यूअर्स को मिल जाती है। यू मोस्ट वेलकम। आप अपने साथ यानी बाजार में भी एक रीबाउंड लेकर आएंगे मुंबई में, यू मोस्ट वेलकम। कल आपका इंतजार रहेगा। बताएं आज के पिक्स बताएं। तो प्रियंका, मदरसन सुमी लीजिए। मैंने 65 रुपए, 75 रुपए, 90 रुपए में कहा था, अब 101 रुपए में लीजिए। सुमिटोमो का जो एग्जिट होएगा, दे विल बी अ वेरी बिग बायर हु विल कम एंड दैट विल पुट मेजर मनी इनटू दिस कंपनी। 115 रुपए का टारगेट मेरे को 110 और 15 बहुत जल्दी दिखता है, मीनिंग विद इन डेज, क्योंकि इसमें वो जो एग्जिट है वो ऑलमोस्ट 15% का है वायरिंग में और मदरसन सुमी, और वो एग्जिट प्रीमियम पे हो रहा है, which has never been the case except in a Hero Moto when Hero exited, Honda exited at a premium. तो प्रीमियम का मतलब है that the company which is exiting, the promoters are seeing lot of strength, and in fact इसमें एक नया कोई फॉरेन एंटिटी भी आ जाए, कोई दो राय नहीं। So the risk reward is very favorable. 97 का stop loss, 110 का target, which is a 10% upside. Second, I like Siemens. आई थिंक अगर हम पावर स्ट्रोक इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेक्स में देखते हैं, द सीमेंस अनसर्टेनिटी ऑन द अनवाइंडिंग ऑफ द एनर्जी बिजनेस इज ऑल प्राइस्ड इन नाउ। सीमेंस मुझे 4500 का टारगेट दिखता है, नियर टर्म 4350, स्टॉप लॉस 4000। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपको मैंने 120-25 पे कहा था डीसीबी बैंक। अभी हमारा चैनल चेक कर रहे हैं, डीसीबी बैंक में जो प्रमोटर ने पैसा डाला है, दे आर वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक। 137 पे तो प्रमोटर ने पैसा डाला है और मुझे 185 का टारगेट है, तो आई हैव अप माय बाय इन डीसीबी। आई वांट टू बी विद द आउट परफॉर्मर्स। 137 का स्टॉप लॉस है, 185 से कम मत बेचना डीसीबी बैंक। तीनों स्टॉक सिलेक्शन, मदरसन में ऑफ कोर्स एक सप्लाई का जो एक ओवरहैंग है वो खत्म होता हुआ, डीसीबी बैंक हमने देखा ही किस तरह की चाल स्टार्ट ऑफ द वीक से ही दिखाई, बुलिश टारगेट्स वहां भी, और कैपिटल गुड्स से सीमेंट्स। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी, ये तीनों पिक्स बताने के लिए और इनके रैशनल भी हमारे व्यूअर्स को समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। कल फिर होती है आपसे बात। चलिए बढ़ते हैं आगे, कुछ स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। इनफैक्ट कैपिटल गुड स्पेस की जिस तरह से संजीव जी ने बात की, संवर्धना, मदरसन और डीसीबी ये तो हमारे सामने है। और इनफैक्ट बैंक्स जिस तरह से कल मॉर्निंग में बहुत अनसर्टेनिटी भी थी इंडेक्स को लेकर भी, लेकिन तब भी बैंक्स पर एक व्यू बनाना, क्योंकि डाउ में आप कहीं ना कहीं परसों देखें तो वहां अच्छा स्ट्रेंथ था, डाउ नहीं गिरा था, तो बैंक्स अच्छे रहेंगे। और अब बैंक्स और फाइनेंशियल के बिजनेस अपडेट्स भी इसे कपल कर रहे हैं कि फाइनेंशियल रिजल्ट्स अच्छे आ सकते हैं। और आप बैंक्स में नजर रखें, डीसीबी बैंक आपको संजीव बसीन भी एक रीजन से दे रहे हैं, प्रमोटर पैसा डाल रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना होगा इस स्टॉक पर भी, ठीक है। लेकिन कैपिटल गुड स्पेस की एक बार बात करते हैं, वहां पर भी अच्छी स्ट्रेंथ दिख रही है। कोई एक स्टॉक जो आपके रडार पर आ रहा हो किरण? यहाँ किरण, कैन यू हियर मी? कैपिटल गुड स्पेस से कोई स्ट्रेंथ जहां आपको दिखती हो? सीमेंस, कमिंस सब स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अगर टेक्निकली जो आप रेकमेंड करना चाहें। कैपिटल गुड्स से अगर हम बात करें तो एल&टी सीमेंट्स ये डेफिनेटली लार्ज कैप स्टॉक है जहाँ पे हमें एक बायसनेस बुलिश दिख रहा है। लेकिन एबीबी मैं डिस्कस करना चाहूंगा। एबीबी में एक लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट ऑलरेडी हमने पैन आउट होता हुआ देखा है। स्टॉक 3000 से ऊपर 4800 तक आ चुका है। अब यहाँ पे एक कंसोलिडेशन जोन के अंदर था। लास्ट 3 दिन से हम देख रहे थे कि मल्टीपल डोजी कैंडलस्टिक्स पैटर्न बन रही थी। कल हमने देखा कि सभी डोजी कैंडलस्टिक्स पैटर्न के हाई के ऊपर और 20 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर भी क्लोज हुआ है। सो कहीं ना कहीं एबीबी आप देख सकते हो कैपिटल गुड्स सेक्टर के अंदर करंट मार्केट प्राइस से आप लॉन्ग करके जा सकते हो। मोमेंटम पे क्या है तो एक अग्रेसिव बैट रहेगी यहाँ पे। 4680 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, यहाँ पे 100 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस है। और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है डेफिनेटली आप 5000 तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो एक आध महीने का कॉल रहेगा। सो मोमेंटम पिक के हिसाब से एबीबी हमें अच्छा लग रहा है कैपिटल गुड्स के अंदर। ठीक है, ऑल राइट। तो ये तो बात हुई कैपिटल गुड स्पेस की, लेकिन दूसरे कुछ और स्टॉक्स की भी बात करते हैं जहां पर आज एक अच्छा एक्शन देखने को मिल सकता है। इनफैक्ट बायबैक की न्यूज़ आपको याद होगा, बजाज ऑटो ने कल बताया। चंबल फर्टिलाइजर में भी एक बायबैक की न्यूज़ आ रही है। क्या उसको जो था फर्टिलाइजर पैक के, चंबल फर्टिलाइजर इनफैक्ट स्टार्ट ऑफ द वीक से ही, स्टार्ट ऑफ द सीरीज से, दिसंबर स्टार्ट से ही इनफैक्ट तेज था। क्या इसमें भी अब भी अपने गेन्स को होल्ड करके रखना चाहिए और फर्दर अपसाइड के लिए कितना समय तक और इन्वेस्टेड रह सकते हैं ट्रेडर्स के लिए? क्या अप्रोच होगी आयुष? चंबल फर्टिलाइजर को हम काफी लोअर लेवल से ट्रैक कर रहे हैं। तकरीबन नवंबर के आसपास से हम इसको 300 रुपए के लेवल तक से ट्रैक कर रहे हैं। उसमें मुझे लगता है कि स्टॉक को अभी भी होल्ड करके रखना चाहिए। उसमें एक डेली चार्ट पे एक फ्लैट पैटर्न है, वीकली पे एक राउंडिंग बॉटम है। मुझे लगता है 418 तक के लेवल्स इस स्टॉक में हम देख सकते हैं। उसमें जो हमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 370 के लेवल्स का होगा। ठीक है, 370 के लेवल्स पर आपको स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करके चलना है। ठीक है,
ओके, कुछ और स्टॉक्स जिनमें हम एक बार फार्मा स्पेस को भी डिस्कस कर लेते हैं। कल फ्रंट फुट पे लीडरशिप, जो बड़ी लीडरशिप थी और इनफैक्ट इकलौता स्ट्रॉन्ग सेक्टर जो कल दिख रहा था वो फार्मा स्पेस था। इस वक्त कौन कौन से स्टॉक्स होंगे जहां पर मूव बनी रह सकती है? इनफैक्ट न्यूज़ बेस्ड जहां एक्शन स्ट्रॉन्ग है, क्या उनमें बड़ी मूव भी पॉसिबल है? जाइडस लाइफ साइंस को एक बार देखते हैं, इनकी एक लॉन्ग टर्म रेटिंग अपग्रेड हुई है और फार्मा स्टॉक्स वैसे भी चल रहे हैं, दोनों कॉम्बिनेशन से चलते। क्या जाइडस लाइफ में एक बाइंग मोमेंटम, स्ट्रॉन्ग बाइंग मोमेंटम दिख सकता है जतन? देखिए, जाइडस लाइफ का अगर जो मैं चार्ट एनालाइज करूँ तो पिछले हफ्ते एक इनसाइड बार कैंडल बना था और मेरे को लगता है कि उसका जो ब्रेकआउट है वो आ गया है ऊपर की तरफ में। तो ये दर्शाता है कि एक वीक का कंसोलिडेशन के बाद फिर से एक नई रैली ऑन दी अपसाइड स्टार्ट कर दी है। तो मेरे को लगता है कि अपसाइड पोटेंशियल है इसमें। मेरे को लगता है कि 735 740 तक का अपसाइड पोटेंशियल है और इसमें हम 700 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ इसमें बाय करके चलने की सलाह देंगे। तो एक ब्रेकआउट है लास्ट वीक के इनसाइड बार पैटर्न का, तो बुलिश साइंस है अभी। ठीक है, ये बात तो हुई जाइडस लाइफ की, लेकिन केमिकल स्टॉक्स को एक बार डिस्कस करते हैं। पिछले 2 हफ्तों से स्ट्रॉन्ग मूव थी केमिकल स्टॉक्स में, लेकिन क्या अब ये फ्रिजल आउट हो रही है? नए ट्रिगर्स क्या आ सकते हैं और क्या प्राइस हाइक एक बड़ा ट्रिगर हो सकता है और कैसे अप्रोच करना चाहिए इन्हें? पिछले महीने में कौन कौन से स्टॉक्स में प्राइस हाइक को लेकर क्या क्या अपडेट्स हैं? सौमीत हमें बता रहे हैं। सौमीत बताएं। तो अगर आप देखेंगे तो चैनल चेक से जो पता चल रहा है, दिसंबर के महीने में अगर आप देखेंगे तो क्रूड प्राइसेस करेक्ट होने के कारण केमिकल प्राइसेस में भी काफ़ी मूवमेंट देखने को मिली और स्प्रेड्स जो होते हैं उसमें भी काफ़ी मूवमेंट देखने मिले। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो एसिटिक एसिड के प्राइसेस करीब 4% से बढ़ चुके हैं ऑन मंथ बेसिस, जो कि पॉजिटिव है जीएनएफसी के लिए बट नेगेटिव है यूजर्स के लिए, जैसे कि लक्ष्मी ऑर्गेनिक और जुबलेंट इनग्रेविया। कॉस्टिक सोडा के प्राइसेस करीब 1.3% डिक्लाइन हुए ऑन मंथ बेसिस। अब ये नेगेटिव है ग्रासिम, डीसीएम, श्रीराम और जीएचसीएल कंपनी जैसे, और पॉजिटिव है अर्बन मिल, जीएनएफसी और जीएसएफसी जैसी कंपनीज के लिए। सोडा ऐश जो टाटा केमिकल और जीएचसीएल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसका अगर आप देखेंगे तो मंथ बेसिस पे करीब 22% का एक प्राइस अपमूव देखने को मिला है। बट याद रखिएगा चाइना के प्राइसेस और इंडिया के कॉस्टिक सोडा ऐश के प्राइसेस में काफ़ी ज़्यादा डिसबैलेंस है, क्योंकि लोकल डिमांड सप्लाई डायनामिक्स के कारण। तो ये बात नज़र में रखनी होगी कि टाटा केमिकल्स अब आगे जाके क्या मूव लेते हैं, क्या वो प्राइस हाइक लेते हैं कि नहीं, ये ध्यान में रखना होगा। थैलिक एनाइड्राइड की अगर हम बात करें तो वहाँ पे करीब 2.5% का मंथ प्राइस इंक्रीज देखने मिला है, जो कि पॉजिटिव है थिरुमलाई केमिकल और आईजीपीएल के लिए। और पाम कर्नल ऑयल जो कि एक रॉ मटेरियल है गैलेक्सी सर्फेक्टेंट के लिए, उसका प्राइसेस करीब 1.1% से गिर चुका है। तो थोड़ा बहुत पॉजिटिव मूवमेंट हमें गैलेक्सी सर्फेक्टेंट के भी रॉ मटेरियल प्राइसेस में देखने मिल सकता है। अब स्प्रेड्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पे कैप्रोलैक्टम बेंजाइन का जो स्प्रेड है वो करीब 10% से बढ़ चुका है मंथ बेसिस पे, जो कि पॉजिटिव है जीएसएफसी के लिए। इथाइल एसिटेट एसिटिक एसिड का जो स्प्रेड है उस पे कॉन्ट्रैक्शन देखने मिला है 2.5% का ऑन अ मंथ बेसिस, जो कि नेगेटिव है लक्ष्मी ऑर्गेनिक और जुबलेंट इनग्रेविया के लिए। एसीटोन बेंजीन की अगर हम बात करें तो वहां पे भी एक 2% का मंथ कॉन्ट्रैक्शन देखने मिला है, जो कि मार्जिनली नेगेटिव हो सकता है दीपक नाइट्राइट के लिए। पीवीसी और वीसीएम की अगर हम बात करें तो वहां पे जो स्प्रेड है वो करीब 4% से कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जो कि नेगेटिव है केम्प्लास सनमार्क के लिए। और टीडीआई टोलिन की अगर हम बात करें तो वहां पे जो स्प्रेड है वो एक्सपैंड हुआ है 1% से, जो कि पॉजिटिव है जीएनएफसी के लिए और थोड़ा बहुत नेगेटिव हो सकता है शिला फोम के लिए। तो ध्यान में रखिएगा सारे केमिकल स्टॉक्स काफी मूवमेंट देखने मिला है। टाटा केमिकल खास कर फोकस में रखिएगा, केम्प्लास सनमार्क भी फोकस में रखिएगा, दीपक नाइट्राइट और लक्ष्मी ऑर्गेनिक जैसे स्टॉक्स पे ज्यादा फोकस रखिएगा केमिकल प्राइसेस मूवमेंट के कारण। क्या सौमीत, इस काफ़ी टेक्निकल लिंक में से कौन से ट्रेड्स पॉसिबल हैं ये डिस्कस कर लेते हैं। शुक्रिया ये अपडेट देने के लिए। तो जो स्टॉक्स हमें सौमीत बता रहे थे और जिस तरह के प्राइस हाइक, सोडा ऐश, इनफैक्ट सारे केमिकल प्राइसेस में कहीं ना कहीं चेंजेस हैं, लेकिन जो सिग्निफिकेंट चेंज दिख रहे हैं उसमें से एक सोडा ऐश है। मंथ ऑन मंथ लगभग 22% की यहाँ पर बढ़ोतरी हुई है। तो और वो किसके लिए पॉजिटिव है? जीएचसीएल के लिए और टाटा केमिकल के लिए। टाटा केमिकल एक अच्छे अप ट्रेंड में भी है, क्या इसमें भी आगे फर्दर मूव बनी रह सकती है? जीएचसीएल और टाटा केमिकल दोनों को डिस्कस करते हैं। बताएं जतन, दोनों स्टॉक्स को एक बार चार्ट चेक करके बताएं। देखिए, जीएचसीएल और टाटा केमिकल दोनों ही चार्ट अप ट्रेंड में है। और अगर जो मैं एक फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड की मैं अगर जो बात करूं तो मेरे को लगता है कि जीएनएफसी में एक पॉसिबिलिटी है अपसाइड पोटेंशियल का ज़्यादा। मेरे को लगता है कि ये 825 से लेके 830 तक का अपसाइड पोटेंशियल है इसमें। पिछले 2 दिनों से ये थोड़ा साइडवेज कंसोलिडेट कर रहा है। अगर जो डिप आता है अराउंड 780
775 के रेंज में, तो डेफिनेटली ये लॉन्ग कैंडिडेट बन जाता है। मेरे को लगता है कि बाय ऑन डिप करना चाहिए अगर, और अगर जो ब्रेकआउट आता है 810 के ऊपर भी, तो भी इसमें बाय की गुंजाइश है। तो इसके लिए दोनों ही सिचुएशंस में ये लॉन्ग करके चला जा सकता है, पर मैं 830 के टारगेट्स के लिए। टाटा केमिकल्स में दोनों में आपको लॉन्ग की सलाह दे रहे हैं यहाँ पर। क्विकली शरद के भी पास जाएंगे, नवरत्न शेयर, लेकिन एक स्टॉक क्योंकि इस इंपॉर्टेंट पार्ट को कंक्लूड कर लेता है, थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन अगर एक और केमिकल में मिली और कहीं ना कहीं वो एक्सपैंड पॉजिटिव होता है जीएनएफसी के लिए, सॉरी नेगेटिव होता है कैम्प्लास सनमार के लिए। क्या कैम्प्लास पे थोड़ा सा प्रेशर दिख सकता है? एक बार इसके चार्ट चेक करके आयुष बताएं। कैम्प्लास की अगर हम देखिए बात करें तो कैम्प्लास में एक ऊपर में रेजिस्टेंस फेस कर रहा है जो कि 515 के लेवल्स के आसपास का, लेकिन कैम्प्लास में एक 480 का बहुत अच्छा सपोर्ट है जहां से इसमें पहले भी ब्रेकआउट देखने को मिला। तो मुझे लगता है 480 के पास अगर ये मिलता है तो इसमें डेफिनेटली नीचे के लेवल से बाय करना चाहिए, बाय ऑन डिप्स ही रखना चाहिए स्टॉक में। 480 पे इसका रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल रहेगा, तो 480 के आसपास को बाय करना चाहिए, अभी इसको छोड़ देना चाहिए। तो 80 के पास आपको कैम्प्लास्ट की हम बात कर रहे हैं, उसको बाय करने की बात हो रही है। तो तीन की केमिकल ट्रेड्स को हमने यहाँ डिस्कस किया, लेकिन अब आज के 9 बड़े शेयर कौन से? नवरत्न शेयर, शरद के पास चलते हैं। जी बिल्कुल, Q3 नंबर्स पे फोकस करेंगे और यहाँ पे बजाज फाइनेंस के नंबर्स देखें तो इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। एयूएम में भी अच्छी बढ़ोतरी आई है, 35% का ग्रोथ आया है। और अगर वही नए लोन्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे देखेंगे लगभग 26% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ देखने मिला है। दूसरा स्टॉक रहेगा इंडसइंड बैंक, यहाँ पे डिपॉजिट्स 13% ऊपर आए हैं और एडवांसेस में 20% का ग्रोथ आया है। लार्जली गुड सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। और इंपॉर्टेंटली इंडिया एनर्जी एक्सचेंज जो हमारा तीसरा स्टॉक रहेगा, उनके भी नतीजे अच्छे देखने को मिले हैं। वॉल्यूम से लगभग 17% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ आया है। यही बात करते हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, हमारा चौथा कंपनी है। यहाँ पे सेबी के वेबसाइट में इंपॉर्टेंट अपडेट आया है जहाँ पे उनका जो म्यूचुअल फंड लाइसेंस की अप्रूवल है अब वो अंडर द प्रोसेस में आ चुकी है। और इम्पॉर्टेंटली इनका जेवी है, इनका करार है ब्लैक रॉक के साथ जो दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट एसेट मैनेजर्स है। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव डेवलपमेंट जो है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए देखने मिल रही है। पांचवा ग्रुप ऑफ स्टॉक्स रहने वाला भारत फोर्ज, जीएनए, एक्सेल्स, आरके फोर्जिंग जैसे स्टॉक्स। और यहाँ पे नेगेटिव रिएक्शन देखने मिल सकता है क्योंकि दिसंबर के जो नॉर्थ अमेरिका के क्लास 8 ऑर्डर्स आए हैं उसमें 36% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे गिरावट देखने मिला है और कमज़ोर दिसंबर के जो ये आंकड़े देखने मिले हैं। छठवां स्टॉक रहेगा चंबल फर्टिलाइजर्स। 8 जनवरी को एक इम्पॉर्टेंट बोर्ड मीट है जहाँ पे कंपनी शेयर बायबैक के बारे में जो है विचार करने वाली है। वही राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे इन्वायरमेंटल क्लियरेंस आ गई है। एक बड़ी प्लांट जो लगभग 1200 मिलियन टन्स पर एनम की कैपेसिटी की रहेगी, उसकी जो लाइसेंस है वो जो है इन्वायरमेंटल क्लियरेंस आ गई है और ये महाराष्ट्र में प्लांट रहने वाला है। तो हमने आपको 7 स्टॉक्स तो बता दिए, लेकिन 8वां स्टॉक जो कि है बिग बोल्ड ब्रोकरेज, उस पर फोकस करते हैं। और आज का बिग बोल्ड ब्रोकरेज रहने वाला है मोतीलाल ओसवाल का 2024 का पिक, वो है शोभा। यहाँ पे उन्होंने जो है मेंटेन बाय रेटिंग रखा है और जो टारगेट प्राइस है वो 1400 रुपीज़ पर शेयर का रखा है। और उन्होंने कहा है कि पाइपलाइन बहुत स्ट्रांग है तो उसके कारण प्री सेल्स के आंकड़े बहुत अच्छे देखने मिल सकते हैं। और दूसरी बात है इंपॉर्टेंटली कि जो बैलेंस शीट लेवल्स है उसमें भी एक अच्छी इंप्रूवमेंट देखने मिली है और डेट लेवल्स कम है, तो ग्रोथ की मोमेंटम देखने मिल सकती है। आज का आखिरी स्टॉक जो खबर है वो रहने वाला है श्याम मेटालिक्स एंड एनर्जी। और यहाँ पे जो है बज़ आ रही है स्ट्रीट से कि जो एक अच्छी रिस्पांस मिल रही है आपको इंस्टीट्यूशन से उनकी QIP इशू के लिए। अब ये QIP इशू लगभग 1300 करोड़ रुपए का है और बहुत अच्छा जो इंटरेस्ट है डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड हाउसेस से देखने मिल रहा है। लेकिन याद रखिए अक्टूबर से लोज जो 2023 में देखे थे वहाँ से अभी तक स्टॉक ऑलरेडी चल चुकी है, लगभग 50% से ज़्यादा का इजाफा देखने मिला है। और इम्पॉर्टेंटली जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं उनका 82% स्टेक है कंपनी का, और सेबी नॉर्म्स के हिसाब से अगले 10 से 11 महीने में उनको वो स्टेक भी गिराना है, लगभग 75% स्टेक पे लाना है। तो ऑफकोर्स एक अच्छी मोमेंटम जो है श्याम मेटालिक्स में देखने मिल सकती है क्योंकि QIP रिस्पॉन्स इंस्टीट्यूशन से स्ट्रॉन्ग आया है। ओके, स्ट्रॉन्ग QIP रिस्पॉन्स, इसी को चलिए पहले डिस्कस करते हैं। शुक्रिया शरद ये सारे अपडेट्स देने के लिए और ये खबर भी बताने के लिए। श्याम मेटालिक को एक बार डिस्कस करते हैं। इसके चार्ट चेक करके हमें बताएं। इनफैक्ट अब पैनल पर हमारे साथ कुछ बोरा भी और जय पटेल भी दोनों जुड़ गए हैं। मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू। कुछ आपके ट्रेड्स भी समझेंगे, लेकिन पहले श्याम मेटालिक्स के एक बार चार्ट चेक करके बताएं। प्रियंका, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू एंड टू ऑल द व्यूअर्स। वेल देखिए, इसमें एक मूव जो था, एक ब्रेकआउट जो था वो करीब 8 से 10 सेशन पहले आ चुका है। वॉल्यूम्स में भी अच्छा खासा इजाफा देखने मिला है।
अब यहाँ पे हम देखें तो ओवर स्ट्रेच हो गया है, तो मैं कहूंगा कि यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग कर लें। 671 के आसपास की ओपनिंग दिख रही है मेरे हिसाब से। यहाँ पे 665 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के बने रहें। अगर मोमेंटम में ये 680 685 तक जाता है तो इस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को अप करते रहें, वरना फ्रेश एंट्री ना ले, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के इस स्टॉक में जो मोमेंटम है साइड करें, और जरा सा भी स्लिप हो तो प्रॉफिट लेके एग्जिट कर जाए। फिलहाल ये सलाह रहेगी। जय पटेल कुछ दोनों की ट्रेडिंग आइडियाज भी रहते हैं। जय, पहले आप बताएं। So good morning Priyanka ji, good morning Ajay ji, good morning everyone on the panel. So पहला जो पिक रहेगा जिंदाल शॉपर रहेगा। कल के दिन में देखें तो काफी एक जो एक्यूमुलेशन जोन था, पर्टिकुलरली कंजेशन जोन था 21 डे मूविंग एवरेज 34 डे, उसके अबव ये स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया, सुपर ट्रेंड लाइन के ऊपर चल रहा है। आरएसआई ओवरसोल्ड से अपसाइड की तरफ आ रहा है, एमएससीडी की तरफ से पॉजिटिव डाइवर्जेंस आ रहा है, तो यहाँ से बाइंग की अपॉर्चुनिटी मुझे दिख रही है। 470 के टारगेट के लिए ये स्टॉक को ले सकते हैं और 435 437 के स्टॉप लॉस के साथ ये स्टॉक को ट्रेड ले सकते हैं। दूसरा जो स्टॉक रहेगा बैंकिंग स्पेस से रहेगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के चार्ट देखें तो काफी एक कल के दिन में काफी एक अच्छा पुल बैक आया था। ये स्टॉक में मूविंग एवरेजेस के सहारे सपोर्ट लेके ये स्टॉक ऊपर आया था। अबव एवरेज वॉल्यूम आए थे, आरएसआई पॉजिटिव क्रॉसओवर की तरफ इंडिकेशन दिखा रहा है। सो बैंक ऑफ महाराष्ट्र वुड बी ए बाइंग अपॉर्चुनिटी। 50 के टारगेट के लिए ये स्टॉक को ट्रेड ले सकते हैं 46 के स्टॉप लॉस के साथ। सो बैंक ऑफ महाराष्ट्र एंड जिंदल स्टॉक दोनों आज के मेरे पिक रहे। एक स्टॉक में डिस्कस करना चाहूंगा कुश के साथ। कुछ सीमेंट स्टॉक्स में आज ग्रासिम पे नजर रहेगी। वो एक राइट्स इशू कर रहे हैं, उन्होंने खास तौर पर बताया कि वो पेंट्स डिवीजन और सीमेंट के कारोबार के लिए, और ये बहुत बढ़िया स्टॉक चला है। 3 महीने 6 महीने का चार्ट दिखाइए। दूसरे बड़े सीमेंट स्टॉक्स के साथ साथ ग्रासिम ने बहुत बढ़िया पैसा दिया है लास्ट 3-4 एक्सपायरी में। देखिए अब ये देखिए वन साइडेड ट्रेंडिंग ऊपर। अब प्रमोटर पैसा डाल रहा है, इसको आप पॉजिटिव लेंगे। आप 2100 के भाव पे ग्रासिम के साथ कैसे ट्रेड करेंगे कुछ? तो अजय, इसको ट्रेड करने का एक ही तरीका है, विच इज बाय एंड होल्ड। अगर आप देखें तो इसकी जो चाल शुरू हुई थी अर्ली लास्ट ईयर से, वो प्रैक्टिकली वन साइड अगर आप देखें तो अप मूव ही चलते आया है। एट बेस्ट इसने अपने 20 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच किया था और उसके बाद फिर से रिकवर कर जाता है। यहाँ भी हम वैसा ही सिलसिला जो है वो रिपीट होता हुआ देख रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ग्रासिम आपको किसी भी तरह के डिप में मिले तो आपको बाय करना चाहिए और इसे अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते चलना चाहिए। ट्रेडिंग के लिहाज से भी ले रहे हो तो 2140 ये आपका पहला टारगेट होगा, एंड देन 2185 ये दूसरा टारगेट होगा। ऑन द डाउन साइड यहाँ पे 2050 का एक अच्छा सा सपोर्ट जोन है जो स्टॉप लॉस के तौर पे एक्ट करेगा, एंड द स्टॉक इज ऑलरेडी ऑफ इट्स हाइज, तो यहाँ पे एक अच्छा एंट्री पॉइंट बनता है। तो ग्रासिम यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं, एंड बाय ऑन होल्ड इज द स्ट्रेटजी दैट वन शुड अडॉप्ट ऑन ग्रासिम इवन फ्रॉम अ नियर टर्म टू मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव। ऑलराइट, क्विकली कुछ अपने आइडियाज भी बता दें आज के। प्रियंका, देखिए मेरे 2 कॉल्स हैं आज। पहला है श्रीराम प्रॉपर्टी। अगेन कल हमने इसमें अच्छा खासा मूव ऑलरेडी आते हुए देख लिया है, बट हमारे हिसाब से ये जो अप मूव है ये यहाँ से और जारी रह सकता है। तो नियर टर्म के लिए 135 138 के टारगेट्स, 126 का स्टॉप लॉस। एंड सीमेंस, ये स्टॉक हमने कल भी डिस्कस किया था, इसमें भी मुझे लग रहा है बहुत सारा कैचअप प्ले अभी भी बाकी है। तो नियर टर्म के हिसाब से 4180 4250 के टारगेट्स एंड 4020 का स्टॉप लॉस। राइट, तो ये हो गया सीमेंस का स्टॉक प्राइस। एक और स्टॉक में डिस्कस करना चाहूंगा, पूना वाला फिनकॉर्प। अभी धमाकेदार Q3 अपडेट्स और गाइड किया है एसेट क्वालिटी इंप्रूव करेगी। मेरेश, बहुत सारे कंपनी यहाँ पे टेक बैक्ड एनबीएफसीज एसेट क्वालिटी इंप्रूवमेंट की बात कर रहे हैं। आप इस भाव से पूना वाला पे कोई व्यू? नहीं, नंबर्स काफी अच्छे हैं क्योंकि जो डिसबर्समेंट ग्रोथ आई है वो बेहतरीन है। एयूएम ग्रोथ 21,000 के ऊपर पहुंच गई है। एसेट क्वालिटी प्रेशर ड्विंडल डाउन हो रहे हैं, बट वैल्यूएशंस थोड़ा हायर साइड पे है। तो मुझे लगता है आई थिंक जस्ट सोनली गोइंग ऑन वैल्यूएशंस कहीं ना कहीं एक्सपेंसिव एट दिस करंट जंक्चर, बट जिनके पास है बिल्कुल बने रहना चाहिए। ठीक है, चलिए बाजार बस कुछ देर में खुलने वाला है, लेकिन एक बार कुछ टेक्निकल ट्रेड्स भी देख लेते हैं जहां पर अच्छा ब्रेकआउट हुआ था। आदित्य बिरला फैशन काफ़ी समय से मूव में है, क्या इस पर एक फर्दर और अभी भी ब्रेकआउट सा बना हुआ है इसमें, क्या इसमें एक बाइंग मोमेंटम होना चाहिए? सारे रिटेल काउंटर्स Q2 के नंबर स्ट्रॉन्ग आए थे, अब Q3 की अर्निंग्स की तरफ देख रहे होंगे। क्विकली बताएं जय। तो आदित्य बिरला फैशन वीकली चार्ट पर मुझे काफी बेहतर लग रहा है। वहां पर मूविंग एवरेजेस को ब्रेक किया ये स्टॉक ने अबव एवरेज वॉल्यूम के साथ, और काफी टाइम से ये स्टॉक हाई लो की पैटर्न बना रहा था। बॉटम काफी स्ट्रॉन्ग था ये स्टॉक का 220 के अराउंड।
सो मुझे लग रहा है ये स्टॉक अभी आने वाले महीनों में काफी अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है। शॉर्ट टर्म के लिए ज्यादा प्रेफर नहीं करूंगा, बट ओवरऑल मुझे लग रहा है 1-2 महीने के लिए ये स्टॉक को होल्ड करे तो अराउंड 280 तक के टारगेट ये स्टॉक में दिख सकते हैं। सो थोड़ा पोजिशनली आई बिलीव कि स्टॉक को रखना चाहिए और अपने पोर्टफोलियो में काफी बेहतर परफॉर्मेंस दिखा सकता है ये स्टॉक। चलिए, इंडिकेटिव टिक्स में तो दिख रहा है कि आप लगभग 100 पॉइंट ऊपर खुलेंगे, किस 600 के आसपास। आप कुछ कह रहे थे? हाँ, मैं कह रहा था बजाज फिन को देखिए आप, ऑलरेडी 2% ऊपर प्री मार्केट में दिखा रहा है। शानदार नंबर्स और मजबूत कमेंट्री का आपको असर दिख रहा है। बजाज ऑटो भी एक बार प्री ओपन में दिखा दीजिए, 20 सेकंड रह गए, उसके बाद प्रियंका आपको बताएंगी कि कौन से स्टॉक्स में एक्शन हो रहा है। लेके आइए बजाज ऑटो को क्विकली। बजाज ऑटो कल 5% ऊपर चला था, आधा % तेज है अभी इंडिकेटर में। फॉलो अप बाइंग। ओके, चलिए, तो टॉप इस वक्त जो काउंटर्स है उनमें जो जहां न्यूज़ इंपैक्ट है, बजाज फाइनेंस तेज खुलने की तैयारी कर रहा है, 2.5% तक की तेजी हो सकती है। टॉप गेनर टाटा मोटर्स बड़ा अपग्रेड, 950 का टारगेट अब दिखता है ब्रोकिंग फर्म्स को, और यहाँ 1.5% की तेजी टाटा मोटर्स पर दिख रही है। कुछ और स्टॉक्स जहाँ तेज है, आईटी पैक के आप क्योंकि बहुत सिलेक्टिव आईटी स्टॉक्स को पिक करना होगा, जहाँ अच्छे अपग्रेड्स हैं, टारगेट्स ऊपर हुए हैं, वहां पर आप मूव भी देख रहे हैं। इन्फोसिस देखें, वहां पर मूव है। ग्रासिम के कुछ टर्म्स पर राइट्स इशू को लेकर एक बोर्ड बैठक होनी है, उस पर क्लैरिटी और आ सकती है, वहां पर आधे % की मूव है। कोल इंडिया आपको यहाँ तेज दिखाई दे रहा है, और साथ ही कुछ एफएमसीजी पैक के मेजर एफएमसीजी मेजर्स में नेस्ले, आईटीसी, इनमें भी आपको मूव दिख रही है। बजाज ऑटो फिलहाल थोड़ा स्लिप हुआ है कल, क्योंकि 5-5.5% चल गया था, लेकिन देखना होगा एक बार इस पर कैसे ट्रेड करता है। निफ्टी बैंक वो 100 पॉइंट ऊपर दिखा रहा है, और निफ्टी आप देख रहे हैं 21,600 के नीचे, लेकिन लगभग 60-62 पॉइंट तेजी के साथ इस वक्त ट्रेड करते हुए। कौन से स्टॉक्स हैं जिनसे दबाव थोड़ा सा आ रहा है? बजाज ऑटो थोड़ा स्लिप हुआ है, फार्मा के कुछ स्टॉक्स हैं जो थोड़े स्लिप हुए हैं, डॉक्टर रेड्डी स्लिप हुआ है, HCL टेक वीक दिख रहा है, LNT और मेटल फिर से आज कोई रीगेन आज नहीं दिखता, डॉलर इंडेक्स क्योंकि फिर से तेज होते हुए दिख रहा है, तो वहां पर कल की जो गिरावट थी क्या आज वो एक्सटेंड हो सकती है, फिलहाल दिख रही है। ऑटो पैक में मारुति वीक दिख रहा है। दूसरे कुछ और मेटल्स में देखें तो हिंडाल्को भी आपको वीक दिखाई दे रहा है। एक बार मिड कैप में क्विकली चेक करते हैं कि वहां किस तरह का ट्रेड दिख रहा है, और क्या कहीं से स्ट्रेंथ या फिर एक लीडरशिप जो कल फार्मा ने ले रखी थी, क्या वो बैंक्स आज ले सकते हैं। फिलहाल न्यूज, टॉरेंट पावर की न्यूज, यहाँ पर एक इम्पैक्ट न्यूज का क्लियरली 6% ऊपर। पूना वाला फिनकॉप अभी अजय आप डिस्कस कर रहे थे, 2.5% की तेजी है बिजनेस अपडेट्स पर। साथ ही एफएमसीजी के सेकंड टियर मिड कैप और स्मॉल कैप काउंटर्स भी काफी तेज दिख रहे हैं। इमामी में कल से मोमेंटम बिल्टअप हो गया था, आज वहां पर 2-2.5% की तेजी दिख रही है। मैक्स हेल्थ केयर जैसे काउंटर्स में तेजी है, और गिरने वाले काउंटर्स में मिड कैप में थोड़ी सी जहां सॉफ्टनेस है वहां पर थोड़ा ओएमसी थोड़ा इंपैक्टेड दिखाई दे रहे हैं। नेचुरल गैस के काउंटर्स भी आपको थोड़ा इंपैक्टेड तो दिखाई दे रहे हैं फिलहाल। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं ट्रेडिंग आइडियाज की। ओपनिंग ट्रेड्स का समय हो चुका है। कुछ बताइए आपका ओपनिंग ट्रेड क्या होगा? बाजार तो ठीक ठाक ओपनिंग दिखा रहा है आज। बिल्कुल अजय, और यहाँ पे एक स्टॉक जो हमें यहाँ पे रिबाउंड करता हुआ नजर आ रहा है वो है IEX। अच्छा खासा हमने इसमें पिछले 2 से 3 दिन में फॉल देखा था, अब वहां से लग रहा है कि ये जो फॉल है ये स्टेम हो जाएगा और एक रिबाउंड यहाँ पे फिर से अटेम्प्ट होगा। तो 168 एंड 172 के नियर टर्म टारगेट्स के लिए IEX को अपने रेडार पे रखें। ऑन द डाउन साइड 162 ये स्टॉप लॉस रहेगा। ओपनिंग ट्रेड IEX काफी अच्छा रिबाउंड हो रहा है नीचे के लेवल से 145-50 के लेवल से। जय पटेल, आपका ओपनिंग ट्रेड? तो मेरा ओपनिंग ट्रेड जीनस पावर पर रहेगा। आज के दिन में 2.5% का अबव खुला ये स्टॉक। मुझे लगा 270 तक के ये स्टॉक में टारगेट आ सकते हैं, क्योंकि पिछले दिन से अबव ओपन कर रहा है और ब्रेकआउट काफी स्ट्रॉन्ग आया डेली चार्ट पर। तो 270 के टारगेट के लिए स्टॉक को प्ले कर सकते हैं 252 के स्टॉप लॉस के साथ। जीनस पावर, क्या बात है। टेमसेक ने इसमें काफी बड़ा ट्रांजैक्शन किया था, उसके बाद साइडवेज चला गया, अब रिबाउंड आता हुआ नजर आ रहा है। किरण जानी, आपका ओपनिंग ट्रेड? सो हमारी तरफ से 2 ओपनिंग ट्रेड रहेंगे। एक ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था, ABB आप देखोगे तो एक गैप अप ओपनिंग के साथ कंटिन्यूस हम देख रहे हैं कि हार्ट ऑफ हायर बॉटम पैटर्न के अंदर ट्रेड कर रहा है। ओवरऑल करंट मार्केट प्राइस या कोई भी गिरावट आती है, आप ABB के अंदर लॉन्ग जा सकते हो। 4800 का हमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है इंट्राडे में 4900 तक भी रैली दिखा सकता है, तो ABB पे आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट जो कॉल है वो फार्मा के अंदर से थोड़ा लिक्विडिटी कम है, ऑर्चिड फार्मा के ऊपर आप ध्यान रख सकते हो। ऑर्चिड फार्मा को चार्ट अगर आप देखोगे तो क्लियर कट एक फ्लैग पैटर्न देखने को मिल रहा है। स्टॉक में रिसेंटली जो भी करेक्शन आया था 680, वहां से अच्छी खासी तरह से वॉल्यूम के साथ स्टॉक में हार्ट ऑफ हायर बॉटम पैटर्न बनना चालू हुआ है। वॉल्यूम के साथ स्टॉक ऊपर आ रहा है, अभी लास्ट 5-6 दिन का वॉल्यूम देखोगे तो। सो ओवरऑल ऑर्चिड फार्मा पे आप ध्यान रखिए, जब तक 720 के ऊपर है डेफिनेटली करंट मार्केट प्राइस या कोई भी गिरावट में लॉन्ग करके जाइए। जिस तरह के चार्ट पैटर्न है 780 790 तक के टारगेट यहाँ आ सकते हैं। सो ABB
एबीबी एंड ऑर्चिड फार्मा हमारी तरफ से ओपनिंग ट्रेड है। क्या बात है, शानदार। मयूरेश जोशी, आपका ओपनिंग ट्रेड तो नहीं लूंगा, लेकिन इस समय टॉप ऑफ द माइंड कौन सा स्टॉक फंडामेंटल्स पे आपके रेडार पे दिखाई दे रहा है? तो अजय जी, हमें मार्केट्स ऑफ इंडिया में पैकेज फूड्स एज अ स्पेस काफी अच्छा लग रहा है, एंड विद इन दिस पराग मिल्क इज समथिंग दैट वी आर लाइकिंग इन दिस जंक्चर। एक कंपैरेटिव चेक जब हम करते हैं हेरिटेज फूड्स या डोडला डेयरी के साथ, पराग की खासियत ये है कि जो इनके वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं, विच इज घी, पनीर, आप चीज की बात करें, दे फॉर्म ऑलमोस्ट 64% ऑफ द टॉप लाइन। हालांकि आई थिंक इनका B2B बिजनेस ज्यादा है और इसके लिए मार्जिन पे इतनी रिफ्लेक्शन नहीं होती, बट पिछले तिमाही की जो मार्जिन, क्योंकि लिक्विड मिल्क की कीमतें घटी थी, 36 रुपए प्रति लीटर आई थी, तो ग्रोस मार्जिन 23% के आसपास और इबिटा मार्जिन 7.3% के आसपास आई थी। और इसलिए आई थिंक पराग मिल्क का जो वैल्यू एडिशन है, घी में जो 20% मार्केट शेयर है, चीज में जो 30% मार्केट शेयर है, और जो रिटेल रीच पे बढ़ा रहे हैं फ्रॉम 4 to 4.5 लाख यूनिट जो अभी है एग्जिस्टिंग का जंक्चर पे, ये 15 लाख यूनिट के आसपास लेके जाने की कोशिश है इनके अगले 18 महीनों में, विच प्रॉब्ली विल इंक्रीज देयर मार्जिन प्रोफाइल क्वाइट सिग्निफिकेंटली। तो मुझे लगता है रिटर्न रेशियोज इंप्रूव होंगे, मार्जिन में स्टेबिलिटी देखने की पूरी किस्म की क्षमता है और अच्छी खासी अर्निंग्स ग्रोथ आ सकती है। पैकेज फूड कंपनीज जनरली पराग मिल्क एक अच्छा विकल्प हो सकता है एज पर आर EPS एंड RS रैंकिंग्स जो मार्केट कर इंडिया में। पराग मिल्क की तरफ ध्यान दीजिए, लेकिन 9.20 हो रहा है इस समय। हम थोड़ा बड़े शेयरों की तरफ जाएंगे देखने के लिए कि वो इंडेक्स को कहाँ लेके जा रहे हैं, और HDFC बैंक को लेके आइए और रिलायंस इंडस्ट्रीज को लेके आइए। इनफैक्ट मीनवाइल मैं बता दूं आपको कि बजाज फाइनेंस टॉप गेनर सेंसेक्स का हो गया है 4%, और बजाज ऑटो हल्का कल 5% चला था तो नीचे है। बहुत शानदार मूव आया बजाज फाइनेंस में। एक अच्छी कंपनी के अंदर थोड़ा बुरा समय मिले, छोड़िए मत मौका। मैं आपको हमेशा ये बात बोलता हूँ, स्पेशली बुल रन में। किरण जानी, बजाज फाइनेंस में लेके बैठा हुआ हूँ, अभी 1 महीने पहले ही लिया है पोजिशनली जब RBI ने फटकार लगाई थी। अभी क्या करना चाहिए, ट्रेल कैसे करें, कहाँ पे अपने स्टॉप लॉस लगा के बैठें? ओवरऑल बजाज फाइनेंस की अगर हम बात करें तो जिस प्राइस पे अभी ट्रेड कर रहे हैं 7600, हमने देखा है कि पिछले टाइम पे 7600 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। जैसे ही वो लेवल ब्रेक किया, नीचे में 6900 तक एक गिरावट आई थी। उसके बाद जो रिकवरी आई वहां पे भी हमने देखा कि 7600 को सस्टेन नहीं कर पाया। तो मेरे हिसाब से ट्रेल करना ही यहाँ पे एक वाइज डिसीजन रहेगा डेफिनेटली। सो करंट मार्केट प्राइस पे अगर हम देखें डेली चार्ट पे एक बड़ा सा गैप क्रिएटेड है। तो आज का लो जो है वही मेरे हिसाब से अगर आपने लंबी पोजीशन ली है, एक आध महीना पहले ले चुके हो, तो मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग करंट मार्केट प्राइस से आप कर सकते हो, या तो फिर एटलीस्ट 7600 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। क्योंकि अगर 7600 ब्रेक करेगा तो चांसेस है कि जो डेली चार्ट के ऊपर गैप है वो गैप फिल हो जाए करने को जाएगा, तो 7400 तक भी एक गिरावट आ सकती है। तो मेरे हिसाब से अगर आपने 1 महीने पहले लिया है तो प्रॉफिट को बुक करने के हिसाब से 7600 एज अ ट्रेल स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना रहेगा। ओके, रियल एस्टेट पैक में अच्छी तेजी आ रही है। इनफैक्ट मिड कैप के जितने भी काउंटर्स है, प्रेस्टीज हो, गोदरेज प्रॉपर्टीज हो, ओबरॉय रियलिटी हो, सब में अच्छी मूव दिखाई दे रही है। और यहाँ पर क्या कुछ ऐड कर सकते हैं? जय बताएं, कोई रियल एस्टेट काउंटर आपको यहाँ ऐड करना अच्छा लग रहा हो? तो अभी शोभा काफी 2 दिन से काफी अभी बजिंग चल रहा है, और तो मैं मोमेंटम को राइड करना चाहूंगा क्योंकि अभी भी थोड़ा स्पेस बाकी है ये स्टॉक में आने का। RSI के हिसाब से तो 86 के वहां पर है। MACD थोड़ा अपसाइड दिखा रहा है, साइकोलॉजिकल लाइन काफी अभी बेहतर हो रही है, तो मुझे लग रहा है यहाँ से भी एक अच्छा परफॉर्मेंस दिख सकता है। 1240 तक के टारगेट शोभा के लिए मैं लेके चल सकता हूँ। और आज का जो दिन का लो था वहां पर स्टॉप लॉस रख के 1120 का स्टॉप लॉस रख के ये स्टॉक में ट्रेड कर सकता हूँ। शोभा पर आपने बहुत अच्छा काउंटर पिक किया। ये OMSL की टॉप पिक भी है 2024 की, और 1400 तक के टारगेट 2024 के लिए यहाँ पर दिए हैं उन्होंने। ठीक है, दूसरे कुछ और कंज्यूमर नेम्स में एक बार समझ लेते हैं। टाटा कंज्यूमर में आपको स्ट्रेंथ दिख रही है, थोड़े से कंज्यूमर स्टॉक्स आज एक्टिव दिख रहे हैं, कुछ को ऐड करेंगे आप? टाटा कंज्यूमर जैसे स्टॉक्स या कोई और FMCG पैक से इमामी जैसे स्टॉक्स? इनफैक्ट देखिए, ITC में फिर से जो मोमेंटम लौटता हुआ नजर आया है, दैट इज एक्चुअली अ वेरी एनकरेजिंग साइन ऑन द बैक ऑफ गुड वॉल्यूम्स है, और एक अच्छे लंबे 5 से 6 महीने की कंसोलिडेशन के बाद ही अपमूव शुरू हुआ है। तो आई थिंक 500 एज अ नियर टर्म टारगेट ITC पे बिल्कुल एक लेवल बनता है। तो ITC पे मेरी नजर रहेगी। देयर इज आल्सो एन एंगल ऑफ अ सेफ्टी नेट हियर। तो 500 और 525 के लेवल्स के हिसाब से ITC को अपने रेडार पे रखें। एंड ऑन द डाउन साइड जो यहाँ पे सपोर्ट जोन्स निकल के आ रहे हैं वो करीब 465 के आसपास हैं, तो यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लेके चलें। एक ग्रुप ऑफ स्टॉक्स की तरफ मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा। जय पटेल, जरा चार्ट देखिए प्रकाश पाइप्स का,
और आप रिटेल साहब लेके आइए 3 महीने का चार्ट। प्रकाश पाइप 3.5% आज, और 3 महीने का चार्ट आपके सामने आएगा। 60% चला है, ठीक है। लेके आइए मन इंडस्ट्रीज, मैन इंडस्ट्रीज कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं मन इंडस्ट्रीज। प्रमोटर का सरनेम मनसुखानी है तो शायद उसके नाम पे हो। 3 महीने में 51%, आज 2.5%। कल मन इंडस्ट्रीज के मैनेजमेंट आपके चैनल पे भी थे, गाइडेंस देके गए काफ़ी अच्छी। इन दोनों पाइप कंपनीज में अच्छी मैनेजमेंट गाइडेंस से एक्टिविटी बढ़ गई है। इनफैक्ट प्रकाश पाइप में तो आज मुकुल अग्रवाल का भी शेयर होल्डिंग में नाम आया है, जो बड़े इन्वेस्टर है दिग्गज, उसकी वजह से भी थोड़ा एक्साइटमेंट दिख सकता है। दोनों में बेटर कौन सा चार्ट दिखता है आपको? मन इंडस्ट्रीज काफी अच्छा मुझे अभी दिख रहा है। इवन पाइप इंडस्ट्री एज ए होल ऐसे देखे तो काफी बेहतर परफॉर्मेंस है। हाउसिंग रिलेटेड जो एंसिलरी कंपनीज है वहां की, उसमें काफी अभी बस चल रहा है। मन इंडस्ट्रीज मुझे चार्टिकली काफी अच्छा लग रहा है, बिकॉज अभी रेजिस्टेंस के पार आज के दिन में जाके आया, और अभी वो जब ब्रेकआउट करेगा तब हम काफी बेहतर परफॉर्मेंस स्टॉक को कैरी ऑन होते हुए देखेंगे। वीकली एंड डेली चार्ट पर दोनों टाइम कंजेशन जोन के वहां से अभी निकलने का ट्राई कर रहा है, और सक्सेसफुली निकल गया, तो यहाँ से मुझे काफी बेहतर परफॉर्मेंस आता हुआ दिख रहा है। सो मान इंडस्ट्रीज मेरा पिक रहेगा ये दोनों के कंपनी। एंजल वन को भी डिस्कस करते हैं, वहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग सुपर्ब परफॉर्मेंस रही है, स्ट्रॉन्ग क्लाइंट एडिशन देखने को मिला। इनके जो अपडेट्स आए हैं, डेली ऑर्डर में भी अच्छा जंप आया, और 5-5.5% की तेजी एंजल वन में ऑलरेडी हो चुकी है। क्या यहाँ से और अपसाइड दिखता है आपको किरण? ओके, इंट्राडे के लिहाज से क्या इसमें थोड़ा और अपसाइड दिखता है, या फिर एक शॉर्ट टर्म ट्रेड लेना हो तो किन लेवल्स के लिए होल्ड करें इसमें कुछ? तो प्रियंका, मेरे हिसाब से इसको पोजिशनली ही ले लेना चाहिए, ज्यादा एडवाइजेबल होगा। 4000 तक के लेवल्स यहाँ पे आते हुए नजर आ सकते हैं इन द नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स। बट अगर नियर टर्म के हिसाब से ले रहे हो तो 3770 एंड 3825 के 2 लेवल्स हैं जिनको एज ए टारगेट रखना चाहिए। अब अगर यहाँ पे हम नीचे स्टॉप लॉस की बात करें तो यहाँ पे करीब 3600 या 3625 का जो बैंड है उसके आसपास अपना स्टॉप लॉस लेके चलें। ठीक है। एंजल वन, एक बार जरा फार्मा के स्टॉक्स लेके आइए आप। स्पार्क एक स्टॉक है, SPARC, स्पार्क, सन फार्मा एडवांस रिसर्च करके कंपनी है। आज 390 के आसपास ट्रेड कर रही है, कल 16% ऊपर थी। हुआ ये कि इनका एक पार्किंसंस का डिजीज का एक बड़ा जबरदस्त ड्रग मॉलिक्यूल उन्होंने क्रैक किया है हाल ही में। वो अभी शायद 1-2 दिन में उनका एक एनालिस्ट कॉल भी होगा, इस डिजीज का पोटेंशियल जो ड्रग है कितना कमाएगी वगैरह वगैरह डिस्कस करने के लिए। स्टॉक मीडियम टर्म में बहुत जोर से भाग गया है। ये किस लेवल पे री एंटर करना चाहिए? जय, जरा इसके चार्ट चेक करके बताएं। तो स्पार्क में कल काफी स्ट्रॉन्ग स्पार्क आया था, और अभी भी मुझे लग रहा है थोड़ा डाउनसाइड आ सकता है ये स्टॉक, क्योंकि बहुत चल गया 260 के जोन से, काफी चल गया, अराउंड 400 तक के स्टॉक में आ गया था रिवर्सल। सो मुझे लग रहा है थोड़ा रिवर्सल के लिए वेट करना चाहिए। जो पहला डीप रहेगा मुझे लग रहा है 345 तक पहला डिप एक आ सकता है, तो वहां से मुझे बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यूज करने की सलाह दूंगा मैं। भागना नहीं चाहिए, बिकॉज हम देखें तो 9 डे और 21 डे मूविंग एवरेज से काफी ऊपर ये स्टॉक भाग चुका है, तो डेफिनेटली एक रिबाउंड आएगा डाउनसाइड पर, तो वहां एंटर करना चाहिए। तो अभी के लिए आई वुड अवॉइड दिस स्टॉक और वेट फॉर द 9 डे मूविंग एवरेज के वहां जब आए, जो अराउंड 240 के वहां पर था, तो वहां से मुझे बाय करने की एक अपॉर्चुनिटी देख सकता हूँ। एक और पाइप कंपनी कल हमसे बात कर रही थी इंग्लिश चैनल के ऊपर, काफ़ी अच्छा मूव दिखाई दे रहा है आज, वो है हाईटेक पाइप्स। ये सारे पाइप कंपनी के स्टॉक्स में एक्शन तो है कुछ ना कुछ। हाईटेक पाइप्स के चार्ट को लेके आइए कुछ जरा। हाईटेक, क्या हाईटेक है ये स्टॉक? बिल्कुल अजय, काफी अच्छा परफॉर्मेंस इसने दिया है। इनफैक्ट इट्स बीन अ मल्टी बैगर। अगर मैं देखूं तो करीब 1.5 साल पहले 20 रुपए के आसपास का भाव हुआ करता था, तो वहां से ऑलरेडी मल्टीफोल्ड रिटर्न दे चुका है। एंड इंटरेस्टिंगली अभी अगर हम चार्ट्स पे देखें तो भी ओवर स्ट्रेच्ड नहीं है। पिछले कुछ दिनों में जो हमने वॉल्यूम जो प्राइस अप मूव देखा है वो वॉल्यूम बैक्ड है, तो मेरे हिसाब से ये मोमेंटम और यहाँ पे ऑन द अपसाइड जारी रह सकता है। 135 142 के नियर टर्म टारगेट्स हैं, जिसके लिए अगर कोई फ्रेश एंट्री करना चाहे तो अभी भी कंसिडर कर सकते हैं। 120 इसको अपना स्टॉप लॉस लेके चले तो अच्छा खासा मोमेंटम है, वॉल्यूम बैक्ड है। एंड डिस्पाइट द अप मूव, the sharp up moves, the stock's not gone into overzone territory, which means अच्छे खासे pauses के साथ ऊपर जा रहा है। तो 135 142 इन लेवल्स को ऑन द अपसाइड ध्यान में रखें।
ओके ठीक है। बजाज फाइनेंस अब 4% की तेजी के साथ और 7700 की तरफ बढ़ते हुए टॉप गेनर इस वक्त, और इनफैक्ट बजाज फिनसर्व में भी स्ट्रॉन्ग। ये तो इनफैक्ट एक टैंडम में भी चलते हैं ना, बजाज फाइनेंस के अच्छे बिजनेस अपडेट्स के बाद फिर नजरें बजाज फिनसर्व पे भी होने लग जाती हैं। उसमें इंश्योरेंस का कारोबार ज्यादा है, लेकिन बजाज फाइनेंस अलग स्टॉक है, उसको जितना राइट ऑफ करिए वो बाउंस बैक करके आ जाता है, और हर मौका, हर गिरावट जो है उसके अंदर एक मौका ही होता है एक्चुअली। लेकिन मैं भारतीय डिस्कस करना चाहूँगा, क्योंकि भारतीय में एक ऐसी चीज़ मैं टेबल पर रखना चाहूँगा जो काफ़ी दिनों से डिस्कस नहीं हुई है। मयूरेश होते तो और मज़ा आता है उनके साथ ये बातचीत करने में, लेकिन मैं कुछ से ही कर लेता हूँ। कुछ बाजार में हुआ क्या है कि काफ़ी महीनों के बाद खबर ये आ रही है, बात बस ये चल रही है कि टैरिफ हाइक इलेक्शन के बाद हो सकते हैं। ये मई के क्वार्टर में, महीने में अब आप शायद और सुनेंगे क्या टैरिफ हाइक आ रहा है, क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, क्या। आपको याद होगा एक बार आया था टैरिफ हाइक का बस, 2-3 महीने चला, काफ़ी अच्छा स्टॉक चला था। एनीवेज 1000 के ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है भारतीय। आपको ये मजबूती का साइन दिख रहा है या पुल बैक पे लेंगे आप? क्या भाव में आपको कंफर्ट आता है इसमें? नहीं, इनफैक्ट यहाँ पे थोड़ा सा अलग तरीके से इसको अप्रोच करेंगे, विच इज ये जो आपने लेवल बताया 1000 का, यही 1010 का जो लेवल है इसके ऊपर पॉजिटिवली कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन दैट्स द व्यू कि कंसोलिडेट कर रहा है। अब अगर मैं इसके ऊपर की तरफ का बैंड देखूं तो 1045 का जो रिसेंट हाई बनाया था वहां पे 3 अटेम्प्ट हो चुके हैं एंड द स्टॉक हैज नॉट बीन एबल टू क्रॉस दैट। तो ये बैंड रहेगा 1000 ऑन द डाउन साइड एंड 1045 ऑन द अपसाइड। बायस मुझे यहाँ पे पॉजिटिव ही लग रहा है, लेकिन अगर मैं मोमेंटम के लिए प्ले करूंगा तो मैं 1045 को टेक आउट होने के लिए प्ले करूंगा। अगर मेरा व्यू 3 से 6 महीने का है, जैसा कि आप बता रहे हैं, मई के क्वार्टर में एक्सपेक्टेशन है टैरिफ हाइक का, तो उस लिहाज से अगर मैं देखूं तो सेटअप ओवरऑल पॉजिटिव है। यही 990 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ भी फ्रेश पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। 1080 एंड 1110 के जो 2 टारगेट्स हैं इनके लिए मोमेंटम, हालांकि जैसा मैंने बताया आपको 1045 रादर इसके ऊपर ही आता हुआ नजर आएगा। ठीक है, और राइट, ठीक है। तो बात भारतीय एयरटेल पर हुई, पर ये ओएमसीज पर जो एक ड्रैग है, ये क्या ये एक्यूमुलेशन का मौका भी होना चाहिए? क्योंकि दोनों तरह का व्यू है इस पर। जो है रेट कट्स होंगे या नहीं होंगे, फ्यूल प्राइस कट्स होंगे या नहीं होंगे, लेकिन अभी जो ओएमसीज जिस तरह से नीचे मिल रहे हैं, क्या ये एक एक्यूमुलेशन का मौका है? किस तरह से दिख रहे हैं आपको ओएमसीज चार्ट्स पर? तो ओएमसीज की बात करें तो कल पेट्रोलियम मिनिस्ट्री से डिनाइल आ चुका था कि जो पेट्रोल प्राइस घटने वाले वो थोड़ी अफवाह जैसा है। तो आईओसी अभी देखे तो काफी एक्यूमुलेशन के वहां पर आ गया, रेंज बाउंड रेट पर आ गया, 9 डे मूविंग एवरेज के वहां पर है। सो यहाँ पर भी डीप मुझे एक्सपेक्टेशन है। हिंदपेट्रो पर भी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम पर भी एक एक्सपेक्टेशन है। तो आई वुड सजेस्ट थोड़ा वेट करना चाहिए दोनों के लिए। 125 फॉर आईओसी, आई वुड बी अ बायर एट 125 अभी के लिए अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज क्लैरिटी जितनी अच्छी आए उतने उसके बाद ही हम फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। हिंद पेट्रो पर भी सेम व्यू है, काफी स्टॉक अच्छा परफॉर्मिंग था जब से 400 के ऊपर गया। अभी भी मुझे लग रहा है 400 के अराउंड जब आए तो वापस से बाय करना चाहिए स्टॉक को, और अपसाइड 440 के लिए ये स्टॉक की टारगेट इंटैक्ट रहेगा। सो हिंद पेट्रो एंड आईओसी बोथ वुड बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। ये एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के बिजनेस अपडेट्स आए हैं। 4% एडवांसेस बढ़े हैं सिक्वेंशली, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और डिपॉजिट्स बढ़े हैं करीब, कासा बढ़ा है करीब 3% QOQ। स्टॉक डेज हाई पे, 3 महीने का चार्ट आपके स्क्रीन्स पे आने ही वाला है, बस चलेगा। 800 के करीब, 750 के करीब स्टॉक आ चुका है। कुछ दम लग रहा है ये 650 660 के लेवल से चला है धीरे धीरे, लेकिन ट्रेंडिंग अपवर्ड्स है। तो अजय यहाँ पे 790 से 800 का जो बैंड है ये एक तीसरा अटेम्प्ट है ओवर द स्पैन ऑफ आई वुड से 6-7 मंथ्स, जहाँ पे फिर से जो इसका अपसाइड है ये फेल हुआ है। तो यहाँ पे मैं कहूंगा फ्रेश पोजीशन ना लें, एग्जिस्टिंग पोजीशन हो तो एक बार के लिए प्रॉफिट बुक करके चलें। 760 के करीब 20 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट है जिसको क्लोजिंग बेसिस पे रिस्पेक्ट कर रहा है, वो ब्रेक होगा तो एक्चुअली यहाँ पे डाउन साइड और ओपन हो सकता है। तो मेरे हिसाब से 760-800 के बैंड के बीच में अगर कोई प्ले करना चाहे तो कर सकता है, बट एग्जिस्टिंग पोजीशन हो 760 के स्टॉप लॉस के साथ खड़े रहें। इसके नीचे जाए तो स्टॉक से आप एक्चुअली एग्जिट कर जाइए, बेटर रहेगा। 800 माइट जस्ट प्रूव टू बी अ नियर टर्म स्टिफ रेजिस्टेंस। बैंक की बात हो रही तो एक बार डीसीबी को लेके आई है। आगा खान फंड ने अपना जो प्रमोटर एंटिटी है वो डीसीबी में अपना स्टेक बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने आरबीआई से परमिशन भी मिली है। उसके बाद धीरे धीरे एक्टिविटी शुरू हुई है। बड़ा अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है अब तक। जय पटेल, जरा इसके चार्ट चेक करके बताएं, 150 में आपको लगता है रिस्क रिवॉर्ड ठीक है लेने के लिए?
तो अजय जी, डीसीबी बैंक में डेफिनेटली बाय करूंगा बिकॉज स्टॉक काफी अंडरवैल्यूड है। थोड़ा फंडामेंटल पर्सपेक्टिव से भी देखे तो पी रेशियो काफी उसका कम है, और टेक्निकली हम देखें तो वीकली चार्ट पर भी 440 को जब क्रॉस किया ये स्टॉक ने, तब से ये स्टॉक सस्टेन कर रहा है। 16 दिसंबर से 2022 का जो लेवल था उसको ब्रेक करके अभी चल रहा है, तो सस्टेन कर रहा है। मंथली चार्ट पर भी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आया, तो मुझे लग रहा है ये स्टॉक काफी अपसाइड के लिए प्लेस हो रहा है। सो यहाँ से मैं डेफिनेटली ये स्टॉक को बाय करूंगा। 190 तक के टारगेट में इनिशियली देख रहा हूँ ये स्टॉक में आते हुए। सो डीसीबी बैंक, इवन बंधन बैंक में भी सेम व्यू है, तो डीसीबी बैंक बंधन बैंक दोनों को ट्रेड ले सकते हो, बाइंग के लिए दोनों को देख सकते हो। ओके, डीसीबी बैंक, बंधन बैंक दोनों पे आप ट्रेड ले सकते हैं, जय पटेल की भी राय है। ठीक है, मेटल स्पेस में हालांकि स्टील और एल्यूमिनियम तो इम्पैक्टेड दिख रहे हैं, लेकिन आप दूसरे काउंटर्स देखें, आप एनएमडीसी को देखें, हिंद कॉपर को देखें, तो यहाँ जो मेटल और माइनिंग का भी एक ट्रिगर है, वो वाले ट्रेड बाउंस बैक कर रहे हैं। एनएमडीसी 2% तेज है, हिंद कॉपर भी 2-3 दिन एक छोटी सी रेंज में रहने के बाद अब फिर से एक अप मूव में आ गया, 275 के पास हिंद कॉपर भी है। दोनों स्टॉक को एक बार डिस्कस करते हैं। क्या हिंद कॉपर ने फिर से रिज्यूम कर लिया अपनी रैली? कुछ So Priyanka, again, this is close to its resistance of 280, तो वो क्रॉस होता है तब शायद आप इसमें कप मूव देखें। यहाँ पे दो फैक्टर्स हैं जो प्ले करेंगे। पहला ये कि ये ऑलरेडी ओवरहीटेड टेरिटरी में है, तो शायद थोड़ा सा यहाँ पे और पुल बैक आपको देखने मिल सकता है, 265 260 के जो जोन्स हैं यहाँ तक। दूसरा, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, ये शायद फिलहाल एफएनओ बैन में भी है, तो हो सकता है कि थोड़ा सा प्रेशर उसका भी इसमें प्ले आउट हो रहा हो। तो मेरे हिसाब से अगर कोई फ्रेश एंट्री चाहे तो थोड़ा वेट करें। वॉल्यूम्स भी आपको यहाँ पे ड्राइव होते हुए नजर आ रहे हैं, तो 260 265 के आसपास अगर मिले तो आपके लिए जो ये एंट्री पॉइंट है स्टॉक में अच्छा हो जाएगा। ऑब्वियसली वी नो द मूव हैज बीन स्टुपेंडस, तो थोड़ा सा पुल बैक विल नॉट रियली हर्ट। आई विल वेट फॉर द लेवल्स ऑफ 260 एंड 265 फॉर अ फ्रेश एंट्री। 260 के आसपास आप फिर से एंटर करेंगे, ये बैन में है काउंटर। लेकिन एनएमडीसी को भी एक बार चेक कर लेता है क्विकली। कुछ एनएमडीसी भी बता दें। यहाँ पे जो कन्विक्शन है ये डेफिनेटली ज्यादा है कंपेयर टू हिंद कॉपर। यहाँ पे अच्छा खासा एक मूव आया है, कोई बहुत बड़े पॉजेस भी नहीं लिए हैं स्टॉक ने। 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास आके ही स्टॉक फिर से रिबाउंड कर जाता है, तो यहाँ पे एक फ्रेश एंट्री अभी भी ली जा सकती है। एग्जिस्टिंग पोजीशन हो तो बिल्कुल बेचने की जल्दबाजी ना करें, इस मोमेंटम को राइड करें। यहाँ पे मेरे हिसाब से 228 एंड 235 के जो दो लेवल्स हैं, इनको मैं आई करूंगा बिफोर द स्टॉक गोज इनटू अ सीरियस ओवरबॉट टेरिटरी एंड वी सी सम सॉर्ट ऑफ अ पुल बैक ऑन द डाउन साइड। यहाँ पे 215, इसको मैं अपना स्टॉप लॉस लेके चलूंगा। एक स्टॉक हमने आपको सुबह बताया था, जो हमने डिस्कस किया था मयूरेश के साथ, और वो है टोरेंट पावर। लिखिए आइए डॉक्टर साहब, इंट्राडे लिखिए आइए टोरेंट पावर का, और 3 महीने का चार्ट लिखिए। मजा आ गया साहब, 8% का अप टोरेंट पावर में, एकदम अनहर्ड ऑफ स्टॉक है। बहुत ज्यादा पावर स्टॉक्स इसमें जय से किया था, राइट? जय से किया था, मयूरेश नहीं, कि ये क्या कैचअप प्ले करेगा दूसरे पावर स्टॉक्स में, उतना चला नहीं है। जय पटेल, आप एक बार रिविजिट करेंगे टोरेंट पावर की कॉल पे? यहाँ से मुझे लग रहा है ये स्टॉक में डेफिनेटली जो रिबाउंड आया डेफिनेटली अपसाइड की तरफ इंडिकेशन दे रहा है। 1014 को अपसाइड डेफिनेटली ब्रेकआउट किया, राउंडिंग बॉटम पैटर्न का फिनिश दिया ये स्टॉक ने, आरएसआई लोअर जोन से अपसाइड की तरफ दिखा रहा है। सो यहाँ से मुझे डेफिनेटली नई रैली के लिए ये स्टॉक प्लेस हो रहा है। सो टारगेट उसी के लिए हिसाब से रहेंगे अराउंड 1180 का जो पहला टारगेट है, मेरे हिसाब से वहां पर एक अच्छा मोमेंटम आ सकता है वहां तक। सो ये स्टॉक को पावर स्टॉक्स अभी जैसे अभी सुबह सर जेनस पावर हमने डिस्कस किया था, वो 5% अपसाइड पर लॉक हो चुका है। सो जैसे बहुत सारे पावर स्टॉक्स में अभी मोमेंटम काफी स्ट्रॉन्ग आ रहा है, तो कैचअप रैली डेफिनेटली आएगी। टोरेंट पावर में अंडर परफॉर्मिंग था, लार्ज कंपनी है, सो यहाँ भी मुझे लग रहा है बस काफी स्ट्रॉन्ग होगा। 1180 के टारगेट के लिए इस स्टॉक को प्ले कर सकते। टोरेंट पावर पे भी नजर बना के रखिए। जीनस पावर तो खैर सर्किट पे लग गया। शोभा, मोतीलाल का एक नोट आया, शोभा के बारे में अच्छी बातें बोलता है। 6%, 1200 के करीब आ गया है कुछ, बट चला हुई स्टॉक है। अभी ट्रेड करेंगे इसको आप, या पुल बैक पे ही लेंगे? तो अजय, ओवरऑल इस सेक्टर में ही तेजी है, उसका भी एक बेनिफिट है। एंड इंटरेस्टिंगली जो पिछले 2 दिनों का मूव है, कल का और आज का, उसके बाद भी ये फिलहाल ओवर हीटिंग टेरिटरी में नहीं गए हमारे लिए। तो मैं कहूंगा कि यहाँ पे फ्रेश एंट्री लेना चाहें तो भी ले सकते हैं, बट नाउ सिंस द बल्क ऑफ मूव सीम्स टू बी डन, क्वांटिटी बस थोड़ी कम रखें। फ्रेश एंट्री अभी भी ली जा सकती है। ऑन द अपसाइड यहाँ पे आपको 1250 एंड 1285 के दो लेवल्स देखने मिल सकते हैं। और ऑन द डाउन साइड यहाँ पे जो मैं स्टॉप लॉस लेके चलूंगा वो 1170 के पास लेके चलूंगा। बट एज आई सेड, 2 दिन का शार्प अप मूव है, तो क्वांटिटी थोड़ी कम रखें, बट मोमेंटम जो है ये स्टॉक को यहाँ से भी और ऊपर लेके जा सकता है।
ओके, शोभा डेवलपर पे एमओएसएल का भी एक बड़ा जी हाँ, टारगेट है वही 1400 का। उसी की बात कर रहा था मैं। ऑलराइट, ठीक है। डीएलएफ भी अब ऊपर आ गया है, रियल एस्टेट आज स्ट्रॉन्ग है, इनफैक्ट सारी काउंटर्स में पाएंगे और यहाँ अच्छा लॉन्ग बिल्टअप भी दिखाई दे रहा है डीएलएफ जैसे काउंटर्स में भी, लेकिन अच्छी शॉर्ट कवरिंग कहाँ दिख रही है? एक बार कुछ और काउंटर्स को दिखते हैं। आप एनबीएफसीज को हम डिस्कस कर रहे थे, बैंक्स और एनबीएफसीज के अपडेट्स के चलते, बिजनेस अपडेट्स के चलते, क्या कैनफिन होम्स में अभी थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग का ये मूव है? कुछ के साथ शायद कल भी डिस्कस किया था, कुछ व्यू सेम ही रहेगा? कैनफिन होम्स आपके लिए अवॉइड है? एब्सोल्युटली प्रियंका, स्पॉट ऑन। अभी भी वही व्यू है कि आप देखें तो ब्रॉड रेंज में तो है ही, बट ओवर द लास्ट फ्यू सेशंस वो रेंज जो है और नैरो हो रही है। सो हालांकि कह सकते हैं कि ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट का अटेम्प्ट होगा, बट हम ये नहीं प्रीएम्प्ट करेंगे कि किस तरफ जाएगा। लेट द स्टॉक टेक अ डायरेक्शन एंड देन वील परहैप्स मेक अ व्यू एंड टेक अ ट्रेड, बट फिलहाल ये मेरे लिए बहुत क्लियरली अवॉइड रहेगा, नॉट गोइंग एनीवेयर फॉर द लास्ट 6 odd months। ओके, ठीक है। लेकिन होटल काउंटर्स में एक अच्छी मूव दिख रही है। इंडियन होटल्स आई थिंक आज किसी ने लिया भी है मॉर्निंग में ओपनिंग ट्रेड में हमारे एक्सपर्ट्स में से। कोई होटल काउंटर आप ऐड करेंगे जय? होटल काउंटर में आई गेस कल क्लोजिंग शो में सुदीप जी ने रिकमेंड किया था इंडियन होटल्स को। मुझे ये होटल काफी अच्छा लग रहा है। हम देखें तो अराउंड 2 दिन से ये स्टॉक काफी अच्छा बेहतर परफॉर्मेंस दिखा रहा है। वॉल्यूम काफी आया था ये स्टॉक में और अभी रेजिस्टेंस के वहां पर चल रहा है, तो रेजिस्टेंस को पार करने की क्षमता है ये स्टॉक में अभी। और काफी वीकली चार्ट और डेली चार्ट पर 273 से आई वुड बिलीव 292 तक इस टारगेट के लिए ये स्टॉक को प्ले कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रखना हो तो अराउंड हम रख के 265 का रख के ये स्टॉक में ट्रेड ले सकते ये ब्रिगेड तो हमने डिस्कस कर लिया, सॉरी शोभा डिस्कस कर लिया, लेकिन ब्रिगेड में क्या हुआ? इसको दोनों आसपास के पड़ोसी हैं, इनफैक्ट साउथ के दोनों बड़े रियल एस्टेट ग्रुप्स हैं, और शोभा में तो अपग्रेड आया ही है मोतीलाल का, लेकिन ब्रिगेड 11% चला हुआ है, हजारों का बहाव हो गया। कुछ ब्रिगेड पे एक टेक चेक। अच्छा, वेरी सिमिलर व्यू एज शोभा। पूरे ही सेक्टर में तेजी है। सो आई थिंक अब रोटेशन के साथ जो स्टॉक्स नहीं चले थे या जिनमें रादर एक रिलेटिव अंडर परफॉर्मेंस थी, वो कैचअप कर रहे हैं। तो शोभा में हमने कल भी एक मूव देखा, आज देखा। ब्रिगेड में आज हम एक कैचअप प्ले होता हुआ देख रहे हैं। अभी भी मेरे हिसाब से यहाँ पे अपसाइड बाकी है। 1000 का जो एक साइकोलॉजिकल लेवल है, ग्राउंड फिगर है, वो बिल्कुल आपके लिए एज अ टारगेट एक्ट करेगा। बियॉन्ड दिस आई थिंक 1040 इज अ लेवल दैट यू शुड वॉच आउट फॉर ऑन द अपसाइड। फ्रेश एंट्री यहां से भी ली जा सकती है। ऑन द डाउन साइड 920 जो इसके रिसेंट हाइस थे, जो रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट कर रहे थे, अब सपोर्ट के तौर पे एक्ट करेंगे। तो 920 के स्टॉप लॉस के साथ 1040 तक के लेवल्स के लिए एक फ्रेश एंट्री का भी कैंडिडेट बनता है ब्रिगेड एंटरप्राइजेस। एक और स्टॉक इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस से, लार्ज इंफ्रा, इनफैक्ट ऑर्डर फ्लो भी काफी अच्छा है, एल&टी को लेके आई डॉक्टर साहब। एल&टी काफी दिनों से डिस्कस नहीं हुआ है, 3500 रुपए का भाव एल&टी का इस समय दिख रहा है, और 3 महीने में अगर आप देखिए 3000 क्रॉस किया, फिर 3200 क्रॉस किया, अब ऑलमोस्ट 3500 के आसपास आ गया है। जय पटेल, क्या टारगेट्स बन रहे हैं एल&टी पे? एनटी अभी थोड़ा जब से हाई बना चुका है अराउंड 3560 का, उसके बाद थोड़ा सुस्त हो चुका है। अभी सपोर्ट एरिया के वहां पर पिछले 2 दिनों से ट्रेड कर रहा है, सुपर ट्रेंड लाइन के वहां पर। सो 3400 के वहां के लिए आई वुड सजेस्ट कि वहां वेट करना चाहिए। ये स्टॉक में जब रैली आएगी इतनी वाइल्ड नहीं आएगी, सो यहाँ पर वेट करने का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो इफ वी कैन वेट, यहाँ से मुझे लग रहा है 3650 तक के टारगेट शॉर्ट टर्म में दिख सकते हैं। बट ये टारगेट्स इतने ज्यादा नहीं होंगे कंपेरेटिवली टू डिफरेंट रियल एस्टेट स्पेस। सो थोड़ा सुस्त कारोबार रहेगा एल&टी पर लार्ज कैप पे, और थोड़ा हाई बीटा है, तो यहाँ पर मुझे वेट करना ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, थोड़ा हाई बीटा है, अभी आप वेट करेंगे एंटर करने के लिए, ठीक है। लेकिन इस बीच ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए आज ट्रेड हमारे लिए ऑप्शन का चैंपियन में नीलेश जैन लेके आए, आइए उनसे बात करते हैं। नीलेश, मॉर्निंग, बताएं ऑप्शन का ट्रेड कौन से स्पेस से आज? मॉर्निंग प्रियंका। सो रियल्टी स्पेस काफी अच्छा लग रहा है, लगातार वहां पे निफ्टी रियल्टी इंडेक्स नई ऊंचाइयों को छूता हुआ नजर आ रहा है, तो इसी स्पेस पे फोकस है। शॉर्ट टर्म आउटलुक पॉजिटिव है। गोदरेज प्रॉपर्टीज ये एक पर्टिकुलर काउंटर है जहाँ पे फ्रेश ब्रेकआउट हमें चार्ट पे आता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ ओपन इंटरेस्ट में भी थोड़ा इजाफा देखने को मिल रहा है। तो इस ब्रेकआउट के चलते गोदरेज प्रॉपर्टीज में 2100 का कॉल ऑप्शन जो कुछ एक मिनटों में अभी स्पर्ट आया है, 84 के आसपास पहुंच चुका है। 80 के नीचे अगर ये फिर से लौटता है तब यहाँ पे खरीदारी करें। 66
197 का स्टॉप लॉस होगा, 105 पहला टारगेट, उसके बाद 120 तक के भी ये ऊपरी स्तरों पर लेवल्स आते हुए नजर आ सकते हैं। तो 2100 का कॉल खरीदने की सलाह होगी गोदरेज प्रॉपर्टीज में। इन टर्म ऑफ रुपीज रिस्क बनता हुआ नजर आ रहा है 5000 रुपीज का, रिवॉर्ड बन सकते हैं 12 to 12,000 रुपीज के। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज में अंडरलाइन में हम 2150 से 2200 तक का मूव जनवरी सीरीज में एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। ओके, ठीक है। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज रियल एस्टेट पैक इस वक्त सबसे स्ट्रेंथ के साथ, और ऑप्शन का ट्रेड भी आपने मोमेंटम वाले स्पेस से चूज किया है। शुक्रिया नीलेश। लेकिन एक बार फिर से व्यूअर्स को बता दें स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर कि ये ऑप्शन का ट्रेड थोड़ा रिस्की ट्रेड होता है, एफएनओ के ट्रेड्स, इसलिए आपने रिस्क असेस करके अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके ही ऐसी कॉल्स में पार्टिसिपेट करें, नहीं तो स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। ओके, ठीक है। एक बार केमिकल स्पेस के कुछ कैश के काउंटर्स भी देखते हैं। इंडिया ग्लाइकॉल यहाँ पर अच्छी मूव आज बनी हुई है, 3% की तेजी है। क्या ये तेजी बढ़ सकती है? इंडिया ग्लाइकॉल काफी बड़े बड़े क्लाइंट से ऑर्डर मिलते हैं इन्हें, बड़े बड़े नेम से। आपको पता है ये जो है केमिकल स्पेस में इनपुट प्रोवाइडर है, ग्लाइकॉल का काफी यूज होता है, ब्रूरीज में यूज होता है, ब्रूवरी बहुत सारी डिफरेंट वाइन मेकिंग में यूज होता है, और अल्कोहलिक बेवरेजेस में यूज होता है। तो ये जो है कंपनी 3 महीने के अंदर स्टॉक रीरेट हुआ है।